स्वागत है आपका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी और बाजार में है दमदार एक्शन। जबरदस्त तेजी का माहौल है। जिस तरह से कल भारी गिरावट में मूड सबका बिगड़ा हुआ था, उतना ही बढ़िया मूड आज सबका हो रहा है, क्योंकि 1000 पॉइंट से ज्यादा की तेजी आप देख रहे हैं। बैंक निफ्टी पर 1100 पॉइंट्स के ज्यादा को उछाल आपको सेंसेक्स पर आते हुए दिख रहा है और निफ्टी को देखिए 17250 के लेवल पर होल्ड कर रहा है इस समय। तो इस तेजी में कहां करना है आपको पार्टिसिपेट? क्या ये एक बाउंस बैक है या फिर यहां से फिर से बिकवाली आएगी, या फिर और तेजी के लिए तैयार हो रहा है बाजार? और कहां है आपके लिए ट्रेड और निवेश दोनों के मौके? जानेंगे हमारे एक्सपर्ट्स के दमदार पैनल के साथ। आइए उससे पहले इस समय की बड़ी बातें क्या हैं वहां पर डाल देते हैं नजर। जबरदस्त तेजी बनती हुई दिख रही है। 17250 पर निफ्टी आते हुए दिख रहा है आपको इस समय, और चौतरफा खरीदारी बाजार में होती हुई दिख रही है। कल आने वाली है आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी, कोई ज्यादा बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है। उससे पहले बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट्स ऊपर, सेंसेक्स 1100 पॉइंट्स उछला। सभी सेक्टर इंडेक्स मजबूत, पर सबसे आगे आज आपको दिखेंगे मेटल इंडेक्स जो करीब 3% ऊपर है। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी अच्छा एक्शन बनते हुए दिख रहा है, और अमेरिकी फ्यूचर से भी बढ़िया एक्शन है। कल डाउ में हमने 650 अंकों की तेजी देखी, आज डाउ फ्यूचर्स 250 अंक ऊपर है। यूरोप में भी 1.5% का उछाल है और वॉलेटिलिटी भी कम होती हुई दिख रही है। विक्स 7% नीचे है। तो ओवरऑल बढ़िया तेजी के माहौल में है बाजार और जबरदस्त एक्शन आपको बनते हुए दिख रहा है। इस एक्शन में किधर करना है आपको पार्टिसिपेट, ये बताने वाले हैं बस कुछ ही देर में। आइए उससे पहले नजर डालते हैं आज के कुछ अहम ट्रिगर्स जहां पर आपको रखनी है नजर, और साथ ही कुछ खबरों वाले शेयर्स जहां पर आपको मूवमेंट आते हुए दिख रहा है। मानसी, वरुण दोनों हैं हमारे साथ तैयार। मानसी, गुड आफ्टरनून, बताएं कौन से ट्रिगर्स पर रखनी है नजर? बिल्कुल दीपांशु, गुड आफ्टरनून। हिंदुस्तान जिंक अंतरिम डिविडेंड पर बोर्ड बैठक है जिस पर हमारा फोकस रहेगा आज के लिए। इसके अलावा कल आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी, ब्याज दरों पर फैसला आता हुआ हम देखेंगे। साथ ही श्रीराम प्रॉपर्टी का आईपीओ 8 से 10 दिसंबर के बीच खुलता हुआ दिखेगा, यानी कल से आईपीओ खुल जाएगा। प्राइस बैंड जिसका 1132 to 118 पर शेयर होगा। इंडियन होटल्स का राइट्स इशू कल बंद हो जाएगा। दाम जिसके 150 रुपए प्रति शेयर के हैं। एंटाइटलमेंट रेशियो 9 शेयर पर 1 शेयर का है। इसके अलावा जेबीएम ऑटो पर नजर रखें। बोर्ड बैठक में शेयर विभाजन पर सोच विचार किया जाएगा। साथ ही कोपरान और नियोजन केमिकल दोनों ही कंपनियां कल पूंजी जुटाने को लेकर बोर्ड मीट्स करने वाली है। जापान के Q3 के जीडीपी आंकड़े कल आते हुए दिखेंगे। वहीं 9 दिसंबर की अगर बात करें, रेटगेन ट्रैवल टेक्नोलॉजीज का आईपीओ बंद हो जाएगा। सिल्वर ईटीएफ में निवेश का मौका खुलेगा, क्योंकि नियम जो है 9 दिसंबर से लागू होते हुए दिखेंगे। और गोल्डियम इंटरनेशनल का बायबैक जो है वो बंद होता हुआ देखने को मिलेगा 9 दिसंबर के दिन। साइज इसका 45.6 करोड़ का है और प्राइस 1200 रुपए प्रति शेयर का तय किया गया है। तो ये है आपके लिए कुछ अहम ट्रिगर्स। और आईपीओ का एक्शन अभी बंद नहीं हुआ है। इस हफ्ते हर दिन एक नया आईपीओ आपको खुलते हुए दिखेगा। बट फिलहाल आइए जानते हैं आज के खबरों वाले शेयर्स। वरुण भैया हमारे साथ तैयार। वरुण, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून दीप। तो सबसे पहले तो हिंडाल्को, इसके लिए हमने जो आपको खबर दी कि नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। चीन से आने वाले जो फ्लैट रोल्ड एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स है उन पे 5 साल के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है वो लगाई गई है। तो इसका इंपैक्ट इस काउंटर पे देखने मिला। जम के खरीदारी इस काउंटर में आज देखने मिल रही है। इंटेलेक्ट डिजाइन एसबीआई से डिजिटल वेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इस कंपनी को ऑर्डर मिला है। ओरियन प्रो सॉल्यूशंस कानपुर मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए 140 करोड़ का ऑर्डर इस कंपनी को मिला है। कॉनकॉर नवंबर में रेल माल ढुलाई जो है उसमें 6.1% की बढ़ोतरी हुई है। आईसीआईसीआई प्रू न्यू बिजनेस प्रीमियम 27% बढ़ा है इस कंपनी का। आईओसी नोएडा एयरपोर्ट से स्काई टैंकिंग के लिए 30 साल का करार इस कंपनी ने किया है। रूट मोबाइल कंपनी ने क्लिक टू पे सर्विस जो है वो लॉन्च किया है। इंस्टेंट पेमेंट सॉल्यूशंस जो है उसके लिए क्लिक टू पे सर्विसेज है। इन्फोसिस फाइनेंशियल टाइम्स के साथ करार किया है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए करार किया गया है। कोटक महिंद्रा बैंक 10 और 11 दिसंबर को बोर्ड की बैठक है जहां पे फंड जुटाने पे बैंक विचार करने वाला है। ब्लॉक डील में पूनावाला फिनकॉर्प 8 लाख शेयर्स के बड़े सौदे हुए हैं 219 के भाव पे। कोटक महिंद्रा बैंक में 4.25 लाख शेयर्स के बड़े सौदे हुए हैं और आईसीआईसीआई बैंक 34 लाख शेयर्स के बड़े सौदे इस बैंक में हुए हैं। आईसीआईसीआई बैंक जबरदस्त तेजी में आपको आते हुए दिख रहा है और बढ़िया एक्शन है। निफ्टी में 48 स्टॉक इस समय आपको पॉजिटिव टेरिटरी में दिखेंगे। सेंसेक्स में 28 स्टॉक इस समय आपको पॉजिटिव ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। तो ब्रॉड बेस्ड रैली है बाजार की और जबरदस्त एक्शन इस समय बनते हुए दिख रहा है। आइए फिर हमारे सारे एक्सपर्ट्स भी हैं आपके साथ तैयार बताने के लिए कि कौन से स्टॉक्स पर आपको रखनी है नजर और कहां पर बन रहे हैं बढ़िया खरीदारी के मौके। हिंडाल्को, आज सुबह हिमांशु जी ने इसके खरीदारी की राय दी थी। आई थिंक उनके सारे टारगेट्स भी आपको हिट होते हुए दिखे हैं। एक बार जरा वागले साहब से राय ली जाए कि हिंडाल्को पर क्या करना है। वागले साहब, गुड आफ्टरनून सर। बढ़िया एक्शन, मेटल काउंटर्स पर आपकी भी कॉल्स हैं। बताएं सर, सबसे पहले तो हिंडाल्को पर क्या करना है?
गुड आफ्टरनून दीपांशु। मुझे लगता है हिंडाल्को में अभी भी मुझे स्ट्रेंथ दिखती है। 441-42 के करंट भाव पे मुझे लगता है ये 453 तक का मूव आज और कल में जाना चाहिए। यहाँ से भी 2 से 3% ट्रेडिंग अपसाइड दिखती है। आपका स्टॉप लॉस अभी 436 पे होना चाहिए और आप बने रहे। बस 436 पे रखिए और बने रहिए। हिंडाल्को पर आप बढ़िया एक्शन इस समय आते हुए देख सकते हैं। आईसीआईसीआई बैंक फाइनली ये भी पार्टिसिपेट करते हुए दिख रहा है। कल एक्चुअली मानना पड़ेगा, कल की गिरावट में इसने ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया था और आज के बाउंस बैक में सबसे आगे आपको आईसीआईसीआई बैंक ही इस समय आते हुए दिख रहा है। सुमित जी बताएं, 740 का लेवल आईसीआईसीआई बैंक ने जो छुआ है, अब किस तरह का व्यू बनता है इस पर? दीपांशु पोजीशन होल्ड करे आईसीआईसीआई बैंक में। अभी तो मोमेंटम बनना स्टार्ट हुआ है। मेरे को लग रहा है ये स्टॉक यहां से 775 रुपए से लेकर 800 रुपए तक का मूव जल्दी शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है। स्टॉक के अंदर खरीदारी करें, कोई भी डिप आता है तो लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट करें। नीचे में जो स्टॉक का सपोर्ट है 710 715 के आसपास का बनेगा। ऊपर में 775 रुपए से लेकर 800 रुपए तक के मूव शॉर्ट टर्म में ही आईसीआईसीआई बैंक के अंदर देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो शॉर्ट टर्म में ही बढ़िया मूव्स आपको आईसीआईसीआई बैंक पर आते हुए दिख सकते हैं। नजर रखिए इस पर, नजर रखिए एसबीआई पर भी, ये भी अच्छे मोमेंटम में आ रहा है। कुणाल जी, एसबीआई पर जरा अपनी राय दें, क्या व्यू बनता है सर इस समय आज की तेजी में? देखिए दीपांशु, मेरा व्यू बहुत पॉजिटिव है। जिस तरह एसबीआई में करेक्शन आया, पूरे मार्केट में आया और बैंकिंग स्टॉक्स में जिस तरह का आज एक फियर्स रिबाउंड हमें देखने को मिल रहा है, मुझे लगता है कि स्टेट बैंक को बिल्कुल बाय करके चलना चाहिए। यहां पर एक स्टॉप लॉस रखें 460 रुपए पर, 460 पर, और पोजिशनल बेसिस पर मुझे लगता है कि वापस से स्टेट बैंक 525 के लेवल्स को रिक्लेम करेगा। तो इन स्तरों पर बाय करने की राय है 460 के स्टॉप लॉस के साथ। यह है आपके लिए एसबीआई। काफी सारे और काउंटर्स हैं जहां पर हमारी एक्सपर्ट्स की राय लेनी है, पर उससे पहले एक बार नितिन मुरारका साहब भी हमारे साथ हैं। और नितिन जी, जरा एक बार देखकर बताइए डेटा क्या कह रहा है, क्योंकि कल जितनी भी सेलिंग हुई थी निफ्टी में वो पूरी रिकवर करके बल्कि और एक्शन आपने बनते हुए देखा है। तो कल का पूरा गैप कवर किया और उसके बाद और थोड़ी तेजी बनी है। सिमिलर एक्शन बैंक निफ्टी में भी देख रहे हैं। तो अब कैसे समझना है, ये रेंज के ऊपरी स्तर है, यहां से मुनाफा वसूली आ सकती है या फिर और स्ट्रेंथ मानी जाए इन लेवल से? देखिए, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कल आरबीआई की पॉलिसी है, और दूसरी बात यह हुई कि कल का डेटा और आज के डेटा में एकदम अपोजिट एंड डिफरेंस है। यानी सुबह मार्केट जब 100-125 पॉइंट खुली तो उसके बाद 17,000 की पुट ऑप्शन में बहुत तगड़ी राइटिंग है, 17,100 की पुट ऑप्शन में राइटिंग है, और अब 17,200 की पुट ऑप्शन में राइटिंग है। तो ये सिग्नल्स पॉजिटिव सिग्नल हो गए। दूसरा पॉजिटिव मुझे ये दिखा कि जो 17,200 की कॉल ऑप्शन है, जहां पे सबसे ज्यादा कॉल राइटर्स हैं, वो कवर कर रहे हैं। और आज अगर आप जितनी भी स्ट्राइक्स है निफ्टी की, कोई भी ऐसी स्ट्राइक्स नहीं है जिसमें ओपन इंटरेस्ट कम नहीं हुआ हो, यानी हर स्ट्राइक्स में कॉल अनवाइंडिंग है। ये भी एक काफी हद तक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। 2 निफ्टी 300 पॉइंट ऊपर है, बट जो डेटा बन रहा है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब है कि कल आरबीआई की पॉलिसी आने तक या उसके बाद भी एक मार्केट पॉजिटिव मोमेंटम लेगा और यहाँ से 100-150 पॉइंट की और तेजी बनती है। अब लीडरशिप आनी चाहिए बैंक निफ्टी से, और बैंक निफ्टी में भी लीडरशिप आनी चाहिए आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक और एक्सिस बैंक से। इन तीनों बैंक में सुबह से ही काफी पोजीशन बन रही है। खास तौर से आईसीआईसीआई बैंक जो आज लीडरशिप ले रहा है, इसमें करीब करीब 1 करोड़ शेयर आज ओपन इंटरेस्ट में ऐड हुए हैं, और सुबह खुलते ही करीब 15-20 मिनट में 40 लाख शेयर की बाइंग हुई थी। तो वहां करीब 720-22 के आसपास काफी बाइंग हुई है। अभी 740 के आसपास है। मुझे लग रहा है आईसीआईसीआई बैंक नेक्स्ट 2-3 दिनों में 760 होना चाहिए, क्योंकि वहां पे बहुत बड़े बायर्स हैं। दूसरा बायर एक्सिस बैंक में आ रहा है जो लीड कर सकता है। तो कुल मिला के मुझे डेटा देख के ऐसा ही लग रहा है कि निफ्टी के टारगेट करीब 17,350 के हो सकते हैं, यानी यहाँ से 100-150 पॉइंट की तेजी बननी चाहिए। बैंक निफ्टी का टारगेट 37,200 37,400 हो सकता है, यानी बैंक निफ्टी यहाँ से 400-500 पॉइंट ऊपर चल सकती है। और लीडरशिप बैंकिंग से आनी चाहिए, उसमें आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक ये दोनों लीड कर सकते हैं। आईसीआईसीआई एक्सिस पर रखिए नजर, और तेजी बैंक निफ्टी दोनों में आ सकती है और बैंक्स लीडरशिप लेने वाले हैं। नितिन जी, कोई भी अगर आपका स्प्रेड हो या कॉल हो तो जरूर बताइएगा सर, आपके कॉल्स भी हम लेंगे और बाजार पर भी रणनीति समझेंगे। पर आइए क्लोजिंग शो का पहला बिगुल वागले साहब के लिए, वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। दीपांशु, मुझे बाय करके चलना है क्यूमिंस इंडिया। करंट भाव है 948 949। मुझे लगता है ये जो फोर्स से इसने 940 ब्रेक किया है, आपका स्टॉप लॉस 939 का होना चाहिए। मुझे ये 980 तक कल तक जाते हुए दिखता है। तो अपसाइड एक 25 से 30 रुपए की है
ऑन द डाउन साइड 11 से 12 रुपए का रिस्क होगा। बिल्कुल, तो 980 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करिए कमिंस इंडिया। ये है आपके लिए वागले साहब की राय। इस समय स्टॉक भी आपको बढ़िया एक्शन में आते हुए दिख रहा है। एक स्टॉक जिसमें कल भारी बिकवाली हुई थी पर आज उतनी अच्छी रिकवरी आई है, पीवीआर। विश्वेश जी, जरा पीवीआर का चार्ट देखें, कल और आज में जमीन आसमान का फर्क दिखेगा सर। क्या चल रहा है इस चार्ट में और इस बाउंस बैक पर भरोसा करें? देखिए, मेरे हिसाब से दीपांशु एक चीज़ एक्सेप्ट करनी होगी कि मार्केट की ये जो वॉलेटिलिटी है ये इजी नहीं है गॉज करना। मतलब अगर 300 पॉइंट आप नीचे क्लोज होते हो और अगले दिन आप 300 पॉइंट अप क्लोज होते हो तो मुझे लगता है कि यू हैव टू एक्सेप्ट कि ये रैंडमनेस है और रैंडमनेस के बीच में अभी जो है वो कोई ट्रेंड इमर्ज नहीं हो रहा। या तो आप बहुत हायर ट्रेंड पे ट्रेड कर रहे हो जहाँ पे अभी तक ट्रेंड डाउन नहीं हुआ है, या फिर बहुत लोअर ट्रेंड पे ट्रेड कर रहे हो कि शॉर्टर टर्म ट्रेंड देख के दिख रहा है, टर्न हो जा रहे हो। मुझे लगता है पीवीआर का भी कुछ वैसा ही है, 1460 अपसाइड और 1340 डाउनसाइड, इस ब्रॉड रेंज के बीच में ट्रेड कर रहा है। अभी फिलहाल के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म में अच्छा पैटर्न बना है इंट्राडे के लिहाज से। 1379 अगर आप ये स्टॉप लॉस रखते हो जो थोड़ा सा दूर लगता है तो मुझे लगता है 1460 के लिए बाय करना चाहिए। लेकिन ये जो वॉलेटिलिटी है ये इजी टू डाइजेस्ट नहीं है। अगर आप पोजिशनल ट्रेडर नहीं हो, अपनी पोजीशन स्टॉप लॉस टाइट नहीं रखते हो और पोजीशन साइजिंग कंट्रोल में नहीं रखते हो, मुझे लगता है इट इज़ गोना हर्ट यू बैडली। तो फॉर अ वाइल साइड में रहना चाहिए। आरबीआई की पॉलिसी कल है, उसके बाद में विल गेट अ मोर क्लैरिटी एंड उसके बाद ही ट्रेड करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आरबीआई पॉलिसी निकलने दीजिए, एक बड़ा इवेंट रिस्क है मार्केट के लिए। ऑफकोर्स पॉलिसी एक्सपेक्टेशन कुछ ऐसी नहीं है कि बड़े बदलाव आए, बट यू नेवर नो। और स्पेशली कमेंट्री अगर आपके लिए कुछ ऐसे सिग्नल देती है तो जरूर बाजार में दोनों तरफ की वॉलेटिलिटी आप बढ़ते हुए देख सकते हैं। बट फिलहाल सबसे बड़ा पैनल जी बिजनेस पर आपको दिखेगा। कल सुबह 9:45 बजे से हम कवरेज करेंगे शुरू। आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी पर है नजर है एक बड़ी एक्सक्लूसिव खबर को, और ये लेकर तैयार हैं तरुण शर्मा। तरुण, गुड आफ्टरनून, बताइए कौन सी खबर लेकर आए आप? बिल्कुल, मैं आप ये जो खबर है ये उन लोगों के लिए है जो ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं। यहाँ पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे इलिक्विड ओके, एक मिनट में आपके पास आता हूं तरुण, और आपसे जानेंगे भी। बट एक बड़ी एक्सक्लूसिव खबर तरुण लेकर आ रहे हैं हमारे लिए, जहां तक बाजार के ऑप्शन ट्रेडिंग की बात है। तब तक एक स्टॉक मेरे रेडार पर आया था और उस पर राय भी लेनी थी, क्योंकि अभी अभी एक बड़ा स्पाइक आ रहा है और वो है वर्लपूल। जरा इसका चार्ट देखिए, और बंसल जी वर्लपूल का जरा चार्ट देखें सर, क्योंकि एक बहुत ही बढ़िया स्पाइक इस पर आते हुए दिख रहा है अभी अभी। क्या चल रहा है सर यहाँ पर? था और ना सिर्फ स्पाइक आया दीपांशु, कल के हाइस के ऊपर डिसाइसिवली निकला है। नीचे में एक डबल बॉटम बना है 1990 के अराउंड। तो जिनके पास है दीपांशु होल्ड की राय है, करेक्शन पे लेना है, और एक बार 2065 के लेवल्स टपेंगे ऊपर में, तब यहाँ पर मोर एक्शन देखने को मिलेगा। बॉटम बन चुका है, पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, खरीदारी की राय है। और दीपांशु एक आपसे गुजारिश है, अगर हम कतार पे हमसे आगे कोई नहीं है तो एक चार्ट कॉर्नर के बिगुल की गुजारिश है। चार्ट कॉर्नर का बिगुल सर, मैं आपके पास आता हूं। 2 सेकंड लेट हो गए क्योंकि सुमित जी ने जस्ट आपके बोलने से पहले हाथ ऊपर करा था, तो कतार फॉलो करनी पड़ेगी सर। आपके पास आ रहा हूं, उससे पहले बिगुल सुमित का सुपर हिट। बताएं सर। दीपांशु, बाय का स्टॉक रडार पे आया है। स्टॉक का भाव चल रहा है 1901। स्टॉक का नाम है बाटा। बाटा के अंदर मेरे को लग रहा है यहां से मोमेंटम बनेगा। बाटा के अंदर खरीदारी करें। एक अच्छी खासी करेक्शन के बाद स्टॉक जस्ट अभी इनिशियल लेवल्स पे है, जहां से यही रैली की शुरुआत हो रही है। मेरे को लग रहा है कि बाटा यहां से एक बढ़िया मूव दिखाने को तैयार है, और आने वाले दिनों में बाटा में जो ऊपर के लेवल देखने को मिल सकते हैं वो है 1949 और 1979। ये 2 टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए बाटा में यहां पे सीएमपी पे खरीदारी करें। नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं 1860 के आसपास का, ऊपर में टारगेट 1949 और 1979। ये 2 लेवल जल्दी शॉर्ट टर्म में बाटा में ऊपर की तरफ देखने को मिलने चाहिए। खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा बाटा में। फुटवेयर स्टॉक्स पर तो आपको इस हफ्ते नजर रखनी भी पड़ेगी, क्योंकि मेट्रो शूज का आईपीओ भी इसी हफ्ते खुलने वाला है, वहां पर भी हमारी नजर है। आइए चार्ट कॉर्नर का बिगुल राकेश जी, कुणाल जी के लिए। बताएं सर। दीपांशु, कॉल के बाद एक बार आइएगा मेरे लिए, मेरे पास सुमित जी के लिए प्रश्न भी है। और हमारा जो चार्ट कॉर्नर पिक है दीपांशु, वो है हैवेल्स को खरीदने की राय है। एक तो जो पीछे 2-3 दिनों में जो मार्केट में करेक्शन आई थी उसमें इसने बिल्कुल भी वीकनेस नहीं आई।
कल जो मार्केट की वीकनेस में ये स्टॉक ने फ्राइडे के लोस को क्रैक नहीं करा, आज एक पॉजिटिव क्रॉसओवर है और ये डिसाइसिवली एक नेकलाइन को 1410 की कैश के अंदर एक नेकलाइन को तोड़ा है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए बहुत जबरदस्त ब्रेकआउट आता हुआ दीपांशु नजर आ रहा है। यहाँ पर एक पैटर्न बना है जिसको एबीसी पैटर्न कहते हैं और 1410 के ऊपर जैसे राकेश जी ने कहा एक बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। टारगेट निकालें तो 1500 से पहले का कोई लेवल निकल करके चार्ट पर नहीं आता, इन स्तरों पर बाय करके चलें। स्टॉप लॉस 1400 पर रखें, 1400 पर। पहला टारगेट होगा 1460 रुपए का, 1460 का और इवेंचुअल टारगेट 1480 का होगा। ओके 1460 1480 ये दो टारगेट्स के लिए हैवेल्स इंडिया, इस पर आपको करनी है खरीदारी। आइए तरुण के साथ फिर से जुड़ते हैं और एक बढ़िया एक्सक्लूसिव तरुण हमारे साथ लेकर आए हैं। बताएं तरुण। बिल्कुल, मैं दीप बताना चाहूंगा कि ये खबर उन लोगों के लिए है जो ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं। बेसिकली सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस ने एक बड़ा स्कैम पकड़ा है। वो स्कैम एनएससी के प्लेटफॉर्म पे हुआ था कि इलिक्विड ऑप्शंस जो हैं, जो या तो आउट ऑफ द मनी है या डीप इन द मनी है, उसमें टैक्स चोरी का एसएफआईओ का शक है। आपको याद होगा कि 2019 में एक मामला हुआ था आईएलएफएस सिक्योरिटी सर्विसेज लिमिटेड, जिसके बाद बाजार ने भी उसका रिएक्शन दिया था और वो लोग डेरिवेटिव जब से स्टार्ट हुए उसके बाद पहली बार ऐसा हुआ था कि आपका पे आउट नहीं हो पाया था। वो पे आउट नहीं होने की वजह थी अलाइड फाइनेंशियल, जिसने डालमिया भारत के कुछ म्यूचुअल फंड्स को यूज किया था और उसके बाद वो डिफॉल्ट कर गए थे। तो इस पे सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस ने जांच करी और जांच में ये पाया कि अलाइड फाइनेंशियल ने कई ऐसे सौदे किए और कई फॉरेन ब्रोकरेज हाउसेस के साथ ये सौदे किए जिसमें जो डीप इन द मनी और आउट ऑफ द मनी वो सौदे थे। जैसे 10,000 के करीब जब निफ्टी चल रही थी तो उन्होंने 4,000 5,000 के जो स्ट्राइक प्राइजेस के ऑप्शंस थे उनको बेचा, कई जगह बेचा और कई जगह उन्होंने ऑप्शन को कॉल को बाय किया। तो और सामने सिटी बैंक ने वो जो सौदे हैं वो बाय किए हैं। मतलब यदि अलाइड फाइनेंशियल ने यदि ऑप्शन बेचा है तो जो ऑप्शन खरीद रहे हैं, वो जो कॉल खरीद रहे हैं वो सिटी बैंक हांगकांग है। तो एक जो सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस ने अपनी जो इंटरव्यू रिपोर्ट सबमिट करी है उसमें ये साफ तौर से शक जताया है कि ये इस तरीके के जो सौदे हैं जो लिक्विड हैं ऑप्शंस में, ये एक टैक्स चोरी के लिए यूज किए जा सकते हैं। और इसका पूरा ब्यौरा उन्होंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और सेबी दोनों को दिया है। सेबी ने भी इस केस की जांच की थी, लेकिन इस ट्रांजैक्शंस के बारे में उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कोई जिक्र नहीं किया था। लेकिन अब एसएफआईओ ने इस तरीके के करीबन 5 से 6 ट्रांजैक्शंस को पकड़ा है और करीबन 1000 करोड़ के ट्रांजैक्शंस यहां पर हुए हैं, जो कि आप दिसंबर में खड़े हैं तो जून का ऑप्शन बाय कर रहे हैं और सिटी बैंक या जो बाकी दूसरी विदेशी कंपनीज हैं, विदेशी ब्रोकरेज हाउसेज हैं, वो उसको खरीद रही हैं। और एसएफआईओ ने यह भी देखा कि जो ट्रांजैक्शन का टाइमिंग है वो भी सेम है। जब अलाइड फाइनेंशियल वहां पे अपना सौदा डालने जा रहा है उसी समय सिटी बैंक उस सौदे को एग्जीक्यूट करने आ रहा है। तो इस वजह से जो ये पूरी जो रिपोर्ट है वो इनकम टैक्स और सेबी के साथ साझा की गई है और हमने एनएससी, सिटी बैंक और अलाइड तीनों से जवाब मांगा, लेकिन हमें तीनों से इस स्टोरी पे कोई जवाब नहीं मिला। इंटरेस्टिंग खबर आप लेकर आए, कहां से ये इन्होंने फाइंड आउट करा? और 1000 करोड़ है, बड़ा अमाउंट है, बट और भी आप कह रहे हैं कि एक और भी एंटिटीज हैं जो ऐसे काम कर रहे हैं? बिल्कुल, ये कई सारी ऐसी एंटिटीज हैं जो इस तरीके का काम कर रही है। क्योंकि सिटी बैंक का नाम हम अभी इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उनका सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन उनके साथ हुई है। दूसरा क्या है कि इनमें सिटी बैंक के ऑफिसर्स के स्टेटमेंट भी हुए हैं और वो इस चीज को जस्टिफाई नहीं कर पाए कि ये ट्रांजैक्शन क्यों हुए। लेकिन जो एक कंसर्न जताता है वो ये है कि आप ये जो पैसा है ये बाहर से आ रहा है, क्योंकि कोई या तो सिंगापुर या हांगकांग से ये पैसा आ रहा है और उसके बाद यहाँ पे इस तरीके की ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। तो उसके पीछे कौन है ये देखना अभी है, क्योंकि हमने पहले भी देखा है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इलिक्विड ऑप्शंस पे या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पे काफी काम किया है, लेकिन वो एक पर्टिकुलर एक्सचेंज पे वो काम हुआ था, कभी दूसरे एक्सचेंज जो एनएससी है इस पे काम नहीं हो पाया था। लेकिन यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो काफी बड़ा है और जो लोग जुड़े हैं वो काफी बड़े हैं। तो अब आगे देखना होगा कि किस तरीके से डिपार्टमेंट इसको
लेता है। इंटरेस्टिंग खबर तरुण हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। शुक्रिया तरुण ये एक्सक्लूसिव जानकारी देने के लिए। तो अब टैक्स अथॉरिटीज और SFIO की निगरानी बढ़ती हुई दिखेगी इन इलिक्विड ऑप्शंस पर पोजीशंस लेने पर और किस तरह इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। पर आइए, काफी और कॉल्स हैं तैयार, चलते हैं वापस पहले वागले साहब के पास। बिगुल वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। दीपांशु, आपने हिंडाल्को के बारे में मुझे पूछा था, उसके बाद मेरे रडार पर नैल्को आया है। नैल्को ने जो 4 से 95 निकाला है, मुझे लगता है क्लोज 1-1.5 रुपए के स्टॉप लॉस से यहाँ पर अगर बाय करते हो 96, 30, 40 का भाव है, थोड़ा सा नीचे आता है और ऐड करेंगे 96, 95, 50, 80 में। आपका स्टॉप लॉस 94.50 का होना चाहिए। मुझे लगता है ये 100 के पार जाएगा, 101 तक का मेरा टारगेट होगा। तो 1.5 रुपए की रिस्क, 3.5 से 4 रुपए का रिवॉर्ड, ये ट्रेड सेटअप है और ये टाइम फ्रेम आज और कल का है। बिल्कुल, तो नाल्को खरीदारी करके चलें, ट्रिपल डिजिट में जाने के लिए तैयार है, 100 का लेवल क्रॉस करेगा, 101 के टारगेट के लिए वागले साहब को है पसंद। आइए बिल्कुल नितिन जी के लिए निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरार का। बताएं नितिन जी। देखिए, व्यू जैसे बैंक निफ्टी में स्ट्रांग बन रहा है, इसलिए मैंने एक्सिस बैंक यहाँ पे सेलेक्ट किया है और एक्सिस बैंक की 690 की कॉल जो मुझे 18.5 से 19 में अभी मिलती है, तो ये कॉल ऑप्शन लेनी चाहिए और इसका स्टॉप लॉस होगा 12 रुपए का और आज का लो है 12.70 का। तो स्टॉप लॉस बहुत अच्छा बन रहा है 12 रुपए का, यानी आपको 6 रुपए का मैक्सिमम रिस्क लेना है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्सिस बैंक नेक्स्ट 2 दिनों में करीब 715 से 720 जाना चाहिए, यानी कि जो हम 18, 18.5 में कॉल ऑप्शन ले रहे हैं 690 की, इसका टारगेट करीब 35 रुपए बन सकता है। तो रिस्क रिवार्ड रेशियो भी काफी अच्छा है, 6-7 रुपए का आप रिस्क ले रहे हैं, 12-13 रुपए का आपका टारगेट बन रहा है, तो 690 की कॉल लेनी चाहिए। ICICI बैंक में ऑलरेडी मूवमेंट आ रही है, वो वहां पे भी एक ब्रेकआउट है। उसी लहजे पे ऐसा लग रहा है कि एक्सिस बैंक में एक मोमेंटम बनेगा, डेटा पॉजिटिव बन रहा है, तो इसका टारगेट 720 तक और कॉल का टारगेट करीब 35 रुपया, 32-35 ऐसे बन सकते हैं। तो ये है आपके लिए एक्सिस बैंक जिस पर आपको रखनी है नजर और ऑप्शंस के जरिए ट्रेड करिए और बढ़िया गेन्स आपको आ सकती हैं। डबल रिटर्न आपको ये दिखा सकता है। 35 का टारगेट नितिन जी की तरफ से आते हुए दिख रहा है। आइए बिगुल सुमित जी के लिए सुमित के सुपरहिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, बाय का स्टॉक है, बैंकिंग स्टॉक्स में बहुत बढ़िया मोमेंटम बन रहा है और एक एक करके बैंकिंग स्टॉक्स और अब PSU की बारी आ रही है। तो जो स्टॉक मेरे रडार पे आया है उसका भाव चल रहा है 209 रुपए 50 पैसे। PSU बैंकिंग स्टॉक्स में कैनरा बैंक में मेरे को लग रहा है कि अब यहां से ऊपर का मूव स्टार्ट होना चाहिए और एक अच्छा मूव कैनरा बैंक में यहां से ऊपर की तरफ देखने को मिलना चाहिए। 203 रुपए का नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है, 218 रुपए का पहला टारगेट बनेगा, 222 रुपए का दूसरा टारगेट बनेगा। जल्दी शॉर्ट टर्म में लेवल्स कैनरा बैंक में हमें ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। ऑप्शंस के जरिए भी इसके अंदर ट्रेड लिया जा सकता है। 210 वाला कॉल 8 रुपए 25 पैसे पे ट्रेड कर रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। नीचे में 5 रुपए 25 पैसे का स्टॉप लॉस लगाना है, ऊपर में 11.5 रुपए से लेके 14 रुपए तक के टारगेट 210 के कॉल के अंदर देखने को मिल सकता है और स्पॉट लेवल्स में 218 से लेके 222 तक का मूव जल्दी शॉर्ट टर्म में देखने को मिलना चाहिए। खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा कैनरा बैंक के अंदर। तो ये है आपके लिए कैनरा बैंक जहां पर आपको रखनी है नजर। 218 से 222 के टारगेट्स के लिए यहां पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। कॉल ऑप्शंस के जरिए भी इस पर ट्रेड करिए। बात यही है कि बैंक्स पर आपको करना है फोकस, एक एक करके। बैंक्स पर सबसे ज्यादा कॉल्स आती हुई दिख रही हैं, थोड़ी इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स में एक्शन बन रहा है, कुछ कंजम्पशन रिलेटेड स्टॉक्स में भी आपको मूव आती हुई दिख रही है। वर्लपूल, कमिंस दोनों पर हमने अच्छा एक्शन देखा। इंडिया मार्ट अब मूवमेंट दिखा रहा है, हैवेल्स पर भी आपके लिए कॉल आ चुकी है, वहां पर भी आपको तेजी बनती हुई दिख रही है। और टोरेंट पावर और टोरेंट फार्मा, दोनों टोरेंट ग्रुप स्टॉक्स में आप देखिए बढ़िया एक्शन बन रहा है। टोरेंट पावर अभी अभी एक्शन में आते हुए दिखा है, करीब 3.5% ऊपर है। टोरेंट फार्मा लगभग 5% की तेजी आपको दिखा रहा है। तो इन दोनों टोरेंट ग्रुप स्टॉक्स पर भी आपको रखनी है नजर इस समय। इनफैक्ट एक बार जरा विश्वेश जी से भी राय ली जाए कि विश्वेश जी ज्यादातर फोकस में नहीं आते हैं ये दोनों, स्पेशली टोरेंट फार्मा, पर आज बढ़िया एक्शन आते हुए दिख रहा है। चार्ट्स पर कौन सा बेहतर है सर ट्रेड के लिए?
देखिए टॉरेंट पावर की बात करें दीपांशु, तो मुझे लगता है कि आज वन ऑफ द मूव्स है जो प्रीवियस मूव का कंटिन्यूएशन हो सकता है, लेकिन स्टॉक का जो सप्लाई रेंज है वो 3200 के आसपास है, तो रिस्क रिवॉर्ड फिलहाल तो मुझे फेवरेबल नहीं लग रहा है फ्रेश ट्रेड के लिए। और जहां तक टॉरेंट पावर की बात है, मुझे लगता है ये स्टॉक स्टेडी परफॉर्मर रहा है, लेकिन डिक्लाइन पे ही खरीदारी करनी चाहिए। पिछले अगर आप 2-3 महीनों का ट्रेंड देखोगे तो 1 अप डे के बाद में एक डाउन डे आता है और वहां पे उसको पकड़ना चाहिए। तो मेरे हिसाब से अगर पुल बैक आता है तो ही खरीदारी करनी चाहिए। जैसा कि सुमित ने कहा, वागले जी ने कहा और राकेश जी ने भी कहा, मुझे लगता है बैंकिंग पे ही फोकस करना चाहिए। मेरे रडार पे इस वक्त जो है वो बैंकिंग स्टॉक ही आ रहा है, तो मुझे लगता है बैंकिंग स्टॉक वुड बी द बेटर चॉइस फॉर नाउ। तो रखिए इन दोनों पर नजर। यूजुअली मूवमेंट नहीं दिखाते हैं, इसलिए सोचा कि एक बार जरा चेक कर लें। ज्यादातर फोकस में ये बाजार के नहीं आते हैं, बट डेफिनेटली काउंटर्स में एक्शन है। एक और स्पेस जहां पर एक्शन बना हुआ है और वो है इंटरग्लोब एविएशन। नजर रखिए स्टॉक पर 4-4.5% ऊपर है और कुछ खबरें भी आई हैं। एक तो ऑब्वियसली आज बाजार का बाउंस बैक है और स्पेशली इकोनॉमी से जुड़े, ट्रैवल से जुड़े स्टॉक्स में एक्शन आ रहा है, बट कुछ और भी ट्रिगर्स हैं जिसकी वजह से इंटरग्लोब एविएशन आपके रेडार पर होना चाहिए। आइए इसके बारे में जानते हैं कुशल के साथ। कुशल बताइए क्या चल रहा है इंटरग्लोब में। देखिए एक यहाँ पर अगर आप देखें तो जो प्रमोटर्स हैं ना, उन्होंने जॉइंटली रिक्वेजिशन डाली है कि 30 दिसंबर को एक ईजीएम करनी चाहिए। अब ये ईजीएम क्यों करनी है, अब आप देखिए यहाँ पर इनके जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है उसमें एक क्लॉज था और वो है ट्रांसफर रिस्ट्रिक्शन आर्टिकल्स। अब यहाँ पर ये ट्रांसफर रिस्ट्रिक्शन आर्टिकल्स जो हैं इसको रिमूव करने की बात की जा रही है और ईजीएम में इसी पर ही फैसला लिया जाएगा। इनफैक्ट यहाँ पर अगर आप देखें तो इससे क्या होगा कि जो दोनों प्रमोटर्स हैं वो जब किसी थर्ड पार्टी को अपने शेयर्स बेचने जाएंगे तो एक दूसरे को उनको नोटिस नहीं देना पड़ेगा। तो मेन मुद्दा यहीं पर है कि दोनों प्रमोटर्स को अब इंडिविजुअली जो है वो किसी भी थर्ड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन कर पाएंगे अगर ये ईजीएम में इस चीज़ का रेजोल्यूशन हो जाता है। और जो क्लॉज है जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में वो अगर हट जाता है, उसको रिपील कर दिया जाता है, तो डेफिनेटली इनके लिए जो है एक इंडिपेंडेंस क्रिएट होती हुई नजर आएगी। और आपको पता ही है कि आईजी ग्रुप जो कि राहुल भाटिया जी का है, और वहां पर अगर आप राहुल गंगवाल ग्रुप की बात करें तो उन्होंने कलेक्टिवली यहाँ पर एक्विजिशन डाली थी। और अभी अगर आप देखें तो जो 2 क्लॉज हैं उसमें राइट्स ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल है और एक टैग अलोंग राइट है। तो ये जो दोनों क्लॉजेज हैं वो अब कहीं ना कहीं रिमूव होते हुए नजर आएंगे अगर ये ईजीएम में इसको अप्रूवल मिल जाती है। और प्रमोटर्स के लिए ये डेफिनेटली जो है काफ़ी बढ़िया बात होगी, क्योंकि अब इंडिविजुअली जो है वो अपने शेयर्स जो है मार्केट में बेच सकते हैं और थर्ड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन कर सकते हैं बिना एक दूसरे को बताए या बिना एक दूसरे की मंजूरी लिए बिना। तो डेफिनेटली यहाँ पर ये इनके लिए एक अच्छा जो है एक ऑप्शन बनता हुआ नजर आ सकता है। ये खुद से कर रहे हैं या फिर इन्हें करना पड़ेगा इसलिए कर रहे हैं? एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर जो मैं पढ़ रहा था उसमें लंदन कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन है, उनका डायरेक्शन आया था सितंबर में कि आपको 90 डेज मिलेंगे इस क्लॉज को रिमूव करने के लिए, राइट्स ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल को। तो डेफिनेटली मे बी उस कोर्ट का जो ऑर्डर आया था सितंबर में उसके तहत ही ये रिक्वेजिशन डाली गई है दोनों प्रमोटर ग्रुप के साइड से, और साथ में दोनों ने ज्वाइंटली डाली है ये। तो ये एक अच्छी बात है कि एटलीस्ट फाइनली कुछ तो साथ में कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो चलिए नजर रखते हैं क्या इससे फिर आगे जो एक ये प्रमोटर्स के बीच में तनाव बना हुआ है इतने सालों से उसका ओवरहैंग चला जाएगा या नहीं, ये जानना जरूरी है। बट डेफिनेटली एटलीस्ट एक ये कदम है। अब 30 तारीख को देखते हैं ईजीएम से क्या निकल कर आता है और कुछ अगर कमेंट्री भी दोनों प्रमोटर ग्रुप से हमें आती हुई दिखती है नहीं। बट फिलहाल चार्ट बढ़िया एक्शन में है। और कुणाल जी क्या करना चाहिए इंटरग्लोब में सर? दीपांशु चार्ट पर देखें तो स्टॉक की काफी पिटाई हुई पिछले कुछ दिनों में और अब ये एक स्थिरता लौटती हुई नजर आ रही है, सपोर्ट के करीब ट्रेड कर रहा है। आज के ट्रेड में एक बाउंस है, एक छोटा सा डबल बॉटम पैटर्न भी बना है, तो मुझे लगता है कि कुछ और तेजी बन सकती है। ऐसे कोई खरीदारी की राय इन स्तरों पर मेरी नहीं है, लेकिन जिनके पास है बने रहे। एक स्टॉप लॉस 1865 रुपए के आसपास रखें और ऊपर मुझे लगता है कि 2100 के लेवल्स इसमें आते हुए दिख सकते हैं, तो होल्ड करने की राय। इंटरग्लोब एविएशन पर रखिए नजर और इस पर एक राय जरा सेठी साहब से भी ली जाए, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उनकी शॉर्ट टर्म पिक्स लें। उससे पहले सेठी साहब, दोनों प्रमोटर्स एटलीस्ट ऑन द फेस ऑफ इट लग रहा है कि जो इनका तनाव है वो शायद खत्म होते हुए दिखे इस ईजीएम पर। कैसे देखें सर इस डेवलपमेंट को इंटरग्लोब के लिए? नहीं, बिल्कुल दीपांशु, ये जो खबरें आ रही है डेफिनेटली इट शुड बी टेकन पॉजिटिवली। ये काफी दिनों से ये ओवरहैंग चल रहा है इस स्टॉक के साथ, और तो ये खबर, पॉजिटिव खबर के ऊपर मुझे लगता है अब ये स्टॉक अच्छा करना चाहिए। बाकी पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से ये जो ओमिक्रॉन वायरस की दिक्कतों की वजह से जो
ओपनिंग अप थिंग वाले सेक्टर स्टॉक्स में थोड़ी गिरावट आई थी, तो उसके कारण से स्टॉक गिरा हुआ भी था, तो उसके कारण से भी एक उछाल देखने को मिल रहा है। और मुझे लगता है यहाँ से अब अपसाइड इसमें रहनी चाहिए, तो जिन्होंने लिया हुआ उनको तो होल्ड ही करने की सलाह रहेगी। तो जिन्होंने लिया हुआ है वो तो होल्ड ही करें। इंटरग्लोब एविएशन जबरदस्त एक्शन में ये काउंटर आपको आते हुए दिख रहा है। आज ऑफ कोर्स पूरे बाजार ही मूव दिखा रहा है, तो इंटरग्लोब एविएशन भी इनमें से एक काउंटर है जहां पर आपको तेजी दिखेगी। बट सेठी साहब, आपकी आज की शॉर्ट टर्म पिक लें उससे पहले, जो कल आपने कमजोर बाजार में 300 पॉइंट्स नीचे था, एक दमदार कॉल दी थी पावर मैक प्रोजेक्ट्स, उस पर डालते हैं नजर सर। 1030 का टारगेट दिया था जो आज आसानी से अचीव करा, बल्कि आज का हाई भी एग्जैक्टली 1030 पर ही आते हुए दिख रहा है। तो कल जो पावर मैक की बाय कॉल आई थी वहां पर तो टारगेट हिट होते हुए दिखा। जरा बताएं सर, एक तो पावर मैक में अब क्या करना है, कल के वीक बाजार में जो खरीदारी की कॉल दी थी। बिल्कुल दीपांशु, कल इस स्टॉक को मैंने उस खराब बाजार में जब मार्केट मची हुई थी तब 990 के लेवल पे रिकमेंड किया था और 1030 का टारगेट दिया था, जो कि आज ऑलमोस्ट अचीव हो गया। बट मुझे लगता है ये स्टॉक यहाँ से बहुत अच्छे अपसाइड दिखाएगा। ये तो शॉर्ट टर्म की पिक्स होती है, शॉर्ट टर्म के टारगेट्स होते हैं, बट मुझे लगता है अगर किसी का पोजिशनल नजरिया भी है तो करंट लेवल्स पे भी इसको बेचना नहीं है, इसको होल्ड ही करना है। मुझे लगता है आने वाले दिनों में 1100 तक के लेवल्स इस स्टॉक में बिल्कुल देखे जा सकते हैं। तो 1100 के लेवल्स आपको आते हुए दिख सकते हैं। कल का टारगेट हिट हो गया है, बट अब 1100 की तरफ ये काउंटर मूव करते हुए दिख रहा है। आज कौन से स्टॉक्स हैं पर आइए जानते हैं सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स में। बताएं सेठी साहब। बिल्कुल दीपांशु, आज तो बाजार में एक तूफानी तेजी है, कल का बिल्कुल उल्टा है। कल इस समय हम बहुत ही गिरे हुए, मतलब बहुत ही बड़ी गिरावट देख रहे थे और अब कल की गिरावट को रिकवर करते हुए उससे भी और ऊपर बाजार निकल गया है। और मुझे लगता है अब जिस तरह के सेंटिमेंट्स बने हैं, इस रैली को थोड़ा स्टीम है और ये सस्टेन होनी चाहिए। दीपांशु, आज की मेरी 2 पिक्स है कैश मार्केट्स की। पहला स्टॉक जो है वो एक बहुत ही सॉलिड फंडामेंटल्स वाली कंपनी है। स्टॉक का नाम है हैदराबाद इंडस्ट्रीज, जो HIL लिमिटेड के नाम से ट्रेड होता है। अभी 4380-90 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ये भारत की एक लीडिंग रूफिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने वाली कंपनी है, जो कि मेनली इनका जो ब्रांड है, चारमीनार ब्रांड है, उसके कारण से जानी जाती है। बट इसके अलावा भी बिल्डिंग सॉल्यूशंस में ये कंपनी काफी एग्रेसिव है और जिस तरह से रियल एस्टेट सेक्टर की में डिमांड देखी जा रही है, बिल्डिंग जो मटेरियल सेगमेंट है वो भी बहुत अच्छा कर रहा है। फिर आपके पॉलीमर सॉल्यूशंस भी ये कंपनी प्रोवाइड करती है, जैसे पाइप फिटिंग्स है, वॉल पुट्टी है, ये सब प्रोवाइड करती है। फिर फ्लोरिंग सॉल्यूशंस में भी ये कंपनी, और इनकी एक जर्मनी में सब्सिडरी है, वहां पे एक बहुत अच्छी दर से कंपनी ग्रो कर रही है। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, यूरोपियन मार्केट्स में भी बहुत सॉलिड ग्रोथ नजर आ रही है। बाकी दीपांशु, बहुत ही सॉलिड फंडामेंटल्स हैं। एक तो डेट रिडक्शन पे कंपनी का फोकस है। जो मार्च 2020 में 0.80 का डेट इक्विटी रेशियो होता था, वो अब घट के 0.35 का डेट इक्विटी रेशियो है। अच्छे रिटर्न रेशियो है, रिटर्न ऑन इक्विटी इज अराउंड 26%। पिछले 3 साल का पैट का कैगर है 62% का। तो मुझे लगता है इस स्टॉक को ये करंट लेवल्स जो 4380-90 के लेवल्स पे खरीदना चाहिए। 4500 का मेरा इमीडिएट शॉर्ट टर्म में टारगेट है और स्टॉप लॉस रखना है 4340 का। अब 4500 का टारगेट बोला सर आपने? हाँ सर, आपके बात करते करते टारगेट आ गया, अभी आपको रिवाइज करना पड़ेगा सर। अच्छा, आज तो बाजार में भी तेजी है, तो लोगों को अच्छे स्टॉक्स बस खोजने की लगी है। तो मुझे लगता है ये टारगेट्स अगर अचीव हो गए तो ये स्टॉक, वैसे तो अपने हाइज, इसके जो ईयरली हाइज है वो अराउंड 6750 के हैं, तो वहां से काफी अच्छा करेक्ट हो चुका है। तो मुझे लगता है जिनको इसको पोजिशनली रखना है बिल्कुल रखें, और पोजिशनली मुझे लगता है इसमें 4900-5000 तक के लेवल्स भी आ सकते हैं। ओके, तो थोड़ा पोजिशनल व्यू ले लें क्योंकि आज के टारगेट ऑलरेडी आपको हिट होते हुए दिख रहे हैं। सेठी साहब बात कर रहे थे तभी 4500 का हाई बना के फिर से थोड़ा स्टॉक कूल ऑफ हो गया, बट थोड़े और लंबी अवधि के लिए अगर आप चाहें तो यहां पर आप टारगेट्स रख सकते हैं 4900 और 5000 के। दूसरी कॉल बताएं सेठी साहब। बिल्कुल दीपांशु, आज की जो दूसरा स्टॉक है वो एक IT स्टॉक है, मिड कैप IT कंपनी है। स्टॉक का नाम है न्यूजेन सॉफ्टवेयर, जो कि अभी 570 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक। ये भी एक सॉलिड कंपनी है जो कि सॉफ्टवेयर सर्विसेज में मतलब वर्क फ्लो ऑटोमेशन, फिर डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट और इमेजिंग, इन सब सेगमेंट्स में काम करती है। सॉलिड फंडामेंटल्स है। सितंबर क्वार्टर भी बहुत ही दमदार था, 37 करोड़ का पैट था, जो पिछले साल 29 करोड़ का पैट था, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखेंगे तो 21 करोड़ के पैट के सामने 37 करोड़ का पैट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है कंपनी के 27%, एक जीरो डेट कंपनी है।
पिछले 3 साल का पैट का कैगर है 31%। और FIIs भी इस स्टॉक में अराउंड 28% ओन करते हैं, जिसमें प्रोमिनेंट है HDFC, गोल्डमैन सैक्स, फिर आपके अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, मलाबार फंड और इवन MIT जो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, जिसके हम कई बार चर्चा करते हैं, कई सारे अच्छे फंडामेंटली सॉलिड स्टॉक्स में उनका निवेश है, वो भी इसमें 1.61% ओन करते हैं। फिर बाजार के दिग्गज निवेशक मुकुल अग्रवाल जी भी 1.57% स्टेक ओन करते हैं। तो इस स्टॉक में करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की सलाह है और मेरा इसमें शॉर्ट टर्म का टारगेट है 595 का और स्टॉप लॉस रखना है 560 का। ओके, 560 का स्टॉप लॉस, 595 का टारगेट, ये है आपके लिए न्यूजन सॉफ्टवेयर। इस पर खरीदारी की राय सेठी साहब की तरफ से। और ऑफ कोर्स सेठी साहब पूरे घंटे के लिए हमारे साथ हैं, तो कुछ और स्टॉक्स पर भी सेठी साहब की राय लेंगे और कुछ और पिक्स भी होंगे सेठी साहब, तो जरूर बताइएगा, क्योंकि आज तो काफी सारे स्टॉक्स ब्रेकआउट दिखाई रहे हैं, तो वहां से बढ़िया कॉल्स आती हुई दिखेंगी। पर आइए, तब तक नितिन जी की तरफ से एक और कॉल है तैयार, बिल्कुल नितिन जी के लिए। बताएं नितिन जी। देखिए दीपांशु, मेटल्स में पॉजिटिव मोमेंटम आ रहा है और पूरे निफ्टी 50 में मुझे 2 स्टॉक सबसे स्ट्रांग लगे। एक तो एक्सिस बैंक, जिसकी मैंने ऑलरेडी कॉल दे दी, और दूसरा है टाटा स्टील, जो काफी अच्छा डेटा जिसका बन रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि टाटा स्टील 1180-90 की तरफ जाना चाहिए। इसको देखते हुए हम 1140 की कॉल ऑप्शन ले रहे हैं, जिसका प्राइस अभी 48-49 होना चाहिए। तो 1140 की हम कॉल ऑप्शन लेंगे, जो एट द मनी टू स्लाइटली इन द मनी कॉल ऑप्शन हो गई। इसका स्टॉप लॉस हम 35 रुपया रखेंगे, क्योंकि आज 39 का लो है, तो बहुत ज्यादा नीचे स्टॉप लॉस नहीं रखेंगे, 35 का स्टॉप लॉस रखेंगे। लॉट साइज बड़ा नहीं है, 425 के आसपास का लॉट साइज है, तो आपका रिस्क भी लिमिटेड है। और ऐसा लग रहा है कि टाटा स्टील में नेक्स्ट 1-2 दिनों में मोमेंटम आना चाहिए और ये 1190 की तरफ जा सकता है, जिसमें जो आप 48-49 में कॉल ऑप्शन ले रहे हैं, इसका टारगेट 75 से 80 रुपीज का हो सकता है। तो टाटा स्टील पे हम बेट करेंगे, 1140 की एट द मनी कॉल ऑप्शन लेंगे। बिल्कुल, तो 1140 की एट द मनी कॉल ऑप्शन खरीदनी है टाटा स्टील की। ये एक काउंटर है जहां पर आपको एक्शन की तैयारी होती हुई दिख रही है। और मेटल स्टॉक्स पर रखिए नजर, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट्स में भी काफी सारे मेटल स्टॉक्स हैं जहां पर अच्छा एक्शन बन रहा है। हिंदुस्तान कॉपर, इस पर भी रखनी है नजर, काफी सारे खबरें भी आई हैं। आज सुबह भी हम इस स्टॉक के बारे में चर्चा कर रहे थे। सुमित जी, जरा अब नजर डालें हिंदुस्तान कॉपर में आज 9% के उछाल के बाद। दीपांशु, अभी और मोमेंटम आना बाकी है। हिंदुस्तान कॉपर के अंदर अभी और ऊपर का मूव देखने को मिलेगा। पिछले 7 से 10 दिन के हायर लेवल पे स्टॉक अभी आ चुका है। ऊपर में 135 रुपए तक के लेवल इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग के लिहाज से हिंदुस्तान कॉपर में देखने को मिल सकते हैं। और अगर 135 का लेवल टूटे तो 150 रुपए तक का मूव ये कंटिन्यू करेगा इसी रैली के अंदर। पोजिशन होल्ड करें, डिप आता है तो खरीदारी करें। नीचे के अंदर जो सपोर्ट है स्टॉक का वो 115 से 117 के आसपास का है, तो वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए 135 से 150 के टारगेट्स के लिए। तो ये है आपके लिए हिंदुस्तान कॉपर, जहां पर आपको करनी है खरीदारी। टाटा कम्युनिकेशंस, इस पर भी अच्छा एक्शन आते हुए दिख रहा है। कुणाल जी, जरा इसके चार्ट पर राय दें। वैसे तो कुछ समय से करेक्शन में रहा है, बट 1 महीने की ऊंचाई पर अभी अभी टाटा कॉम आते हुए दिख रहा है। सर, क्या करना है इस चार्ट में? देखिए, बिल्कुल बाय करना चाहिए। कुछ दिन पहले मैंने इसको पिक ऑफ द डे में भी लिया था। दीपांशु, चार्ट बहुत जबरदस्त है, नीचे एक बेस बन चुका है, ब्रेकआउट आ रहा है और मुझे लगता है कि स्टॉक 1500 रुपए के लेवल्स आपको दिखाएगा। और अब ये फ्यूचर में भी शामिल हो गए, तो 1500 के टारगेट के लिए बिल्कुल जिनके पास है होल्ड करें। नई खरीदी भी आज के ट्रेड में कर सकते हैं और एक स्टॉप लॉस रख लें 1300 का। मुझे लगता है स्टॉक 1400-1415 के लेवल्स आपको जल्द दिखाएगा। 1400-1415 के लेवल्स आते हुए रखेंगे। बने रहिए, अगर आप फ्रेश खरीदारी करना चाहते हैं तो फ्रेश खरीदारी भी कर सकते हैं। सेठी साहब कुछ बेहतरीन एफएनओ पिक्स भी देने वाले हैं, उससे पहले एक बिगुल विश्वेश जी के लिए, विश्वेश के विशेष। बताएं विश्वेश जी। देखिए दीपांशु, बैंक निफ्टी एक बहुत ही क्रिटिकल लेवल पे है। 36,800-850 ये जोन है जो लास्ट 15 दिन में अगर आप देखोगे तो 7 से 8 बार टेस्ट हुआ और वहाँ से हम ऊपर नहीं जा पा रहे हैं। तो मुझे लगता है अगर बैंक निफ्टी को ये लेवल निकालना है और यहीं पे एक गैप भी है 36,800 37,200 की रेंज में, तो मुझे लगता है बैंकिंग स्टॉक्स और हैवी वेट बैंकिंग स्टॉक को चलना चाहिए। तो मुझे लगता है HDFC बैंक जो अभी मौजूदा स्तर पर 1530 1531 के आसपास चल रहा है फ्यूचर में, इसमें एक
एक बहुत ही ब्यूटीफुल पैटर्न बना है जिसको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर कहते हैं आर्ली पे। एट द सेम टाइम 1540 1560 के कॉल ऑप्शन में डिसेंट ओपन इंटरेस्ट भी है। तो मुझे लगता है कि HDFC बैंक शुड मूव हायर फ्रॉम द करंट लेवल। तो यहाँ पे 1532 के आसपास खरीदा जाए। छोटा सा स्टॉप लॉस है 1500 रुपये का, और जिस हिसाब से ब्रेकआउट में एंटिसिपेट कर रहा हूँ दीपांशु, मुझे लगता है 1585 मतलब 1585 और 1630 ये दो टारगेट के लिए HDFC बैंक को करंट लेवल पे खरीदारी की राय है। ओके, तो 1630 के टारगेट के लिए HDFC बैंक पर आपको करनी है खरीदारी। एक एक करके सभी दिग्गज बैंक्स के लिए पर आपके लिए बाय कॉल्स आ गई हैं। HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक तीनों कवर हो चुके हैं हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। और भी बढ़िया मूव यहां पर आपको आती हुई दिख रही हैं इन काउंटर्स में। पर आइए सेठी साहब अपनी FNO पिक्स के लिए हैं तैयार। बिगुल सेठी साहब के लिए बताएं सर। बिल्कुल दीपांशु, पहले तो एक बात का जिक्र करना चाहूंगा। इस शो में, क्लोजिंग शो में, मैं पिछली बार 2 सप्ताह पहले 23 नवंबर को आया था और उस दिन भी मैंने 2 कैश मार्केट के स्टॉक्स के बाद 2 FNO की पिक्स दी थी। और अगर आपको याद हो तो कौन सी दोनों पिक्स थी, वो थी एक तो इंडिया बुल्स हाउसिंग जो कि मैंने 215 के लेवल पर रिकमेंड किया था उस दिन, और दूसरा था जी एंटरटेनमेंट जो कि मैंने 315 के लेवल पर रिकमेंड किया था। और वहां से आज बाजार में 1200 पॉइंट की निफ्टी में गिरावट आई है, बट दोनों स्टॉक्स ने कमाल किया है। पिछले 15 दिनों में कम से कम 15 से 20% के रिटर्न्स दोनों स्टॉक्स में इस तरह के बाजार में भी बने। और दीपांशु, आज की जो 2 पिक्स है मेरी, आज की FNO की 2 पिक्स है, दोनों जो स्टॉक है अभी थोड़ी देर पहले चर्चा हो चुकी है, बट टेक्निकल्स वालों ने चर्चा करी है। एक स्टॉक वागले जी ने रिकमेंड किया, नेल्को, नेशनल एल्यूमिनियम, वो मुझे भी लगता है इन लेवल्स पे फंडामेंटली खरीदना चाहिए। इसके कई कारण है। एक तो पहले तो सेक्टर पे मैं बुलिश हूं, ऐसे भी ये मेरा सेक्टर फेवरेट सेक्टर रहा है, बट पिछले कुछ महीनों से दबाव में रहा है। बट मुझे लगता है ये जो अच्छी खासी गिरावट के बाद आज जो इस सेक्टर में तेजी हुई है उसके भी कुछ कारण है। एक तो कल हमने देखा चाइना में कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट, वहां की जो PBOC ने कम करी, तो उसके कारण से करीबन $200 बिलियन की एक्स्ट्रा लिक्विडिटी सिस्टम में इंजेक्ट हुई है। और चाइना में जब लिक्विडिटी को होता है और वो हम देख भी रहे हैं। इसके अलावा US में $1 ट्रिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर पैकेज का बिल अप्रूव ऑलरेडी हो चुका है, तो उसका एक फायदा होना है। फिर आज सुबह खबरें आ रही थी कि एल्यूमिनियम जो सेक्टर है वहां पे कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर सरकार ने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है या उसको कंटिन्यू रखा है, तो उसका एक फायदा होना है। फिर जो चौथी खबर अभी थोड़ी देर पहले आई उसमें नाल्को और हिंदुस्तान कॉपर को लेके कैबिनेट से अप्रूवल लिया जा सकता है उनके स्ट्रेटेजिक सेल के लिए। और मेरा ये मानना है कि अगर इस कंपनी का स्ट्रेटेजिक डाइवेस्टमेंट होता है, यानी कि पूरी हिस्सेदारी सरकार बेचती है, तो ये करंट लेवल से कम 50 चाहिए। ये कंपनी की आपके पास दोबारा आता हूं सर, थोड़ा आपके ऑडियो में इशू आ रहा है तो उसको चुस्त दुरुस्त करके आपके पास दोबारा आते हैं। बट डेफिनेट बात तो यह है कि नाल्को सेठी साहब को पसंद आ रहा है। एक और भी बेहतरीन सेठी साहब पिक देंगे, और जैसा बता रहे थे सेठी साहब 216 में इंडिया बुल्स हाउसिंग की बात करी थी, 225 के टारगेट के लिए आसानी से हिट होकर 250 के करीब आपको इस समय दिख रहा है। जी एंटरटेनमेंट भी 315 में दिया था, 335 के करीब के टारगेट के लिए वो भी हिट होकर आसानी से 355 पर क्रिएट कर रहा है। तो बढ़िया FNO पिक सेठी साहब की तरफ से पहले आई थी, अब और आने वाली है। दोबारा सेठी साहब के साथ जुड़ते हैं, पर तब तक सुमित जी के पास चलते हैं। बिगुल सुमित के सुपर हिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, मेटल स्टॉक की बात चल रही है, मेटल स्टॉक्स में एक एक करके मोमेंटम आ रहा है, तो इस स्टॉक को पीछे क्यों छोड़े, ये भी चलेगा। स्टॉक का भाव चल रहा है 345 346। स्टॉक का नाम है वेदांता। वेदांता के अंदर पिछले 7 से 11 दिनों की गिरावट के बाद स्टॉक के अंदर आज मोमेंटम बन रहा है, और बाकी मेटल्स के कंपैरेटिवली इसने अभी तक मूव स्टार्ट नहीं किया है, ये मूव स्टार्ट कर रहा है। कल का हाई और परसों का हाई जस्ट अभी स्टॉक के अंदर ब्रेक हो रहा है, इसको खरीदारी करें, ये भी यहां से चलेगा, बाकी सबको फॉलो करेगा। ऊपर में 355 से लेके 360 तक के इमीडिएट शॉर्ट टर्म के ट्रेडिंग के टारगेट वेदांता के अंदर देखने को मिल सकते हैं। नीचे के अंदर जो सपोर्ट बन रहा है 335 336 के आसपास का बन रहा है, तो 335 का स्टॉप लॉस लगा के वेदांता में खरीदारी करें। 355 से 360 के टारगेट शॉर्ट टर्म में देखने को मिलने चाहिए। 350 का कॉल भी यहां पे लिया जा सकता है, जो कि 13 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 10 रुपए का नीचे के अंदर स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में 16 रुपए से लेकर 18 रुपए तक के टारगेट 350 के कॉल के अंदर देखने को मिल सकते हैं, और स्पॉट लेवल में 355 से लेके 360 तक के टारगेट जल्दी शॉर्ट टर्म में देखने को मिलने चाहिए। तो ये है आपके लिए वेदांता। और सुमित जी, इस पर आपको एक स्पेशल समर्थन मिलने वाला है, तो आइए एक बिगुल
स्पेशल पिक का, बल्कि पिक का ही नहीं, पिक ऑफ द डे का बिगुल बजाया जाए राकेश जी, कुणाल जी के लिए। बताएं सर। दीपांशु, बेहतरीन टेक्निकल पैटर्न है वेदांता के अंदर। एक तो डेली चार्ट पे राउंडिंग बॉटम है, देखने में देखा जाए तो एक फ्लैग से 3 दिन की रेंज से एक स्लोप से डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल से ब्रेकआउट भी हो रहा है, और जिस तरीके से टेक्निकल ब्रेकआउट है ये स्टॉक 380 की तरफ जा रहा है। और वैसे दीपांशु अगर फंडामेंटली भी देखें तो हिंदुस्तान जिंक का डिविडेंड का भी एक पॉजिटिव ट्रिगर वेदांता पे पड़ेगा, तो इसको मिस नहीं करना चाहिए। ओवरवेट खरीदारी की राय है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए, एक बहुत ही जबरदस्त और बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट स्ट्रक्चर बनता हुआ यहां पर नजर आ रहा है दीपांशु, जिसको एक्सटेंडेड वी रिवर्सल पैटर्न कहते हैं। ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। एक छोटा सा स्टॉप लॉस रख लें 342 पर, 342 के स्टॉप लॉस से बाय करें। इस स्टॉक में 360-65 के लेवल्स आपको जल्द आते हुए दिखेंगे। 2 टारगेट दे रहे हैं। पहला टारगेट है 355 रुपए का, दूसरा टारगेट 365 का। वेदांता में खरीद के रहे। बिल्कुल, तो वेदांता पर रखिए नजर। और एक कॉमन थीम आपके लिए निकल कर आ रही है। हिंडाल्को की बात कर लें, जहां पर हमारे पास बाय कॉल्स ऑलरेडी आ चुके हैं सुबह से। नाल्को की बात कर लें, जहां पर वागले साहब और अब सेठी साहब बात कर रहे थे। वेदांता की बात कर रहे हैं, और वो है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम में कुछ ना कुछ तो चल रहा है, और भारतीय और ग्लोबल दोनों मार्केट्स में कुछ डेवलपमेंट्स है। इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग रिसर्च भी हमारे पास तैयार है, थोड़ी देर में आपको बताएंगे। बट नजर रखिए एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम से जुड़े स्टॉक्स में अब आपको और एक्शन एक्सपेक्ट करना चाहिए। एक्शन और बाजार का पूरा मूड माहौल जानते हैं भसीन साहब के साथ। आइए करते हैं उनका स्वागत भसीन के हसीन शेयर्स के लिए। भसीन साहब, गुड आफ्टरनून सर। 24 घंटे में पूरा मूड माहौल बाजार का बदलते हुए बताएं, एक तो जो आज की रिकवरी बाउंस बैक है, कैसा मूड बन रहा है सर इस समय? तो दीपांशु, आपको 2 दिन से 3 दिन से बोल रहा हूँ मार्केट ओवरसोल्ड है। कुछ ऐसा चिंता की बात नहीं है, लेने के विश्लेषण करिए। देखिए आज 1000 पॉइंट से ज्यादा बैंक निफ्टी, और मैं आपको कब से बोल रहा हूँ बैंक निफ्टी, मेटल्स और रियल एस्टेट में बहुत तगड़ी मूव आएगी। अब आप देखिए, आई स्टैंड टू बी vindicated that I have been correct and I still say that we are going to head higher. So take it with a pinch of salt. लेकिन हमें लगता है यहाँ से इतना ओवरसोल्ड है मार्केट के, आपने जैसे बैंक्स में देखा बाकी सेक्टर्स में भी बाउंस आएगा। आपको अपडेट दे दूं, DLF, फेडरल बैंक, गोदरेज प्रॉपर्टी सारे देखिए। टाटा स्टील आपको 1110-15 में दिया था, ICICI दोनों ने टारगेट हिट कर दिया। BL कश्यप आपको थर्सडे को स्टूडियो में 23 रुपए का था, 31 रुपए 80 पैसे बिक गया। AB कैपिटल, यूनियन बैंक सब बढ़िया चल रहे हैं। अब आप कहें तो मैं आज के पिक्स दूं, जो 2 मेरे बाइज हैं। सुबह की कॉल आपको फेडरल बैंक था, वो 9150 हो गया, 93 का टारगेट है। और गोदरेज प्रॉपर्टी जो मैं अभी भी कह रहा हूँ 2075 जाएगा, 2050 के ऊपर आप प्रॉफिट बुक करना, उससे कम नहीं। अब आपके लिए 2 बाइज हैं, आप कहे तो मैं शुरू करूँ? सर प्लीज बताएं। तो दोनों पावर लेंडर सर, द बेस्ट प्लेस दे आर इन। PFC लीजिए 23.5 रुपए में, कीपर स्टॉप लॉस ऑफ 20.65, दिस इज हेडेड टू 28। और REC लीजिए 35, 35.50, 130 थ्रू 30 का स्टॉप लॉस, 140 का टारगेट। ओके, तो 140 का टारगेट, 130 का स्टॉप लॉस REC। और PFC पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन खरीदिए 128 का टारगेट, 120.6 का आप स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं। तो 2 पावर लेंडर्स, इंटरेस्टिंग पिक्स भसीन साहब की तरफ से आती हुई दिख रही हैं। पर जैसा भसीन साहब ने कहा, मेटल्स और रियल एस्टेट, साथ ही बैंक्स, यहां पर करिए फोकस, क्योंकि बाजार में बड़ी आपको तेजी यहां पर बनती हुई दिख रही है। शुक्रिया भसीन साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, और 2 और बेहतरीन कॉल्स देने के लिए। इस समय एक्शन यहां पर आते हुए दिख रहा है। इस बीच जरा एक बार अल्ट्राटेक को भी पुल अप करिए, ये भी स्टॉक फोकस में आते हुए दिख रहा है, क्योंकि कुछ अपडेट्स आए हैं कंपनी की तरफ से। सीमेंट के दामों में कटौती करिए, ये कोजेंसिस रिपोर्ट कर रहा है, ये माफ कीजिएगा, ये कंपनी की तरफ से अपडेट नहीं है, बट कोजेंसिस की तरफ से खबर आती हुई दिखी है कि सीमेंट की कीमतों में कटौती की गई है। और ये हम पिछले 2-3 दिनों से सुन भी रहे हैं कि कुछ जगहों में सीमेंट के दामों का की कटौती का ऐलान होते हुए दिख रहा है। तो अल्ट्राटेक, अंबुजा, ये सारे काउंटर्स ऐसे हैं जहां पर आपको रखनी है नजर। सीमेंट के दामों में कटौती आती हुई दिख रही है। 1-2 दिन से खबर चल रही है, और आई डोंट थिंक इस पर स्टॉक्स भी इस समय ज्यादा रिएक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी इस खबर को बाजार ने प्राइस इन कर लिया है। बट नजर रखिए, कुछ अपडेट्स आपके लिए आते हुए दिख रहे हैं।
आइए हम बात कर रहे थे एल्यूमिनियम की और यहाँ पर जबरदस्त एक्शन आपको बनते हुए दिख रहा है। आशीष हमारे साथ तैयार है, उन्होंने कुछ रिसर्च भी करी है। आशीष, एल्यूमिनियम से तीनों जो स्टॉक्स जुड़े हुए हैं वहां पर तो जबरदस्त तेजी है, क्या चल रहा है स्पेस में? देखिए काफी कुछ बजिंग चल रहा है स्पेस में। सबसे पहले बताऊं तो एल्यूमिनियम एसोसिएशन कह रहा है कि अभी भी जो कीमतें यहाँ से बढ़ सकती हैं, हालांकि जो कीमतें बढ़ेंगी वो थोड़ी सी इंडस्ट्री को जो दिक्कतें हो रही है उसके चलते, क्योंकि अभी भी जो कोयले की सप्लाई है वो एल्यूमिनियम इंडस्ट्री को पूरी तरीके से सामान्य नहीं हुई है। उसके चलते आप देखिए माना जा रहा है कि जो एल्यूमिनियम कंपनीज हैं कीमतें बढ़ा सकते हैं, और स्वाभाविक है कि अगर छोटे प्लेयर्स बढ़ाएंगे तो बड़े प्लेयर्स भी इसको फॉलो करते हुए नजर आएंगे और जो कीमतें वो बढ़ती हुई नजर आएंगी, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोयले की अभी तक सप्लाई जो है पूरी तरीके से बहाल हुई नहीं है, और इंडस्ट्री का मानना है कि अगर 2 घंटे के लिए भी शटडाउन किया जाता है एल्यूमिनियम का जो मिल्स हैं वहाँ पर, तो बड़ा एक नुकसान देखने को मिलता है इंडस्ट्री को चलते। इसके लिए माना जा रहा है कि यहाँ से प्राइस हाइक होगा। इसके अलावा भी सुबह हमने आपको एक खबर बताई थी कि नोटिफिकेशन जारी हो गया है कि चीन से आने वाले जो फ्लैट रोल्ड एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स हैं वहाँ पर एंटी डंपिंग ड्यूटी अगले 5 साल की लगाई जाएगी। तो ये भी एक सेंटिमेंटली पॉजिटिव है, इसका भी एक असर देखने को मिल रहा है। हिंडाल्को ने इसकी मांग की थी और 7 सितंबर को इसकी सिफारिश की गई है। इसके बाद हमने देखा कि हिंडाल्को नाल्को दोनों स्टॉक में बढ़िया तेजी आई। और दीपांशु, एक और कारण ये कि कल जो चाइना ने रिजर्व रेशियो में कहीं ना कहीं कटौती की है, इसके बाद वहां पर भी सेंटिमेंट्स काफी सुधरा है, और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि आज सभी जो मेटल स्टॉक्स हैं वहां पर बढ़िया तेजी देखी जा रही है। तो इसलिए मेटल काउंटर्स पर रखिए नजर, और इन पर्टिकुलर एल्यूमिनियम, क्योंकि दोनों ग्लोबल और डोमेस्टिक फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से यहाँ पर तेजी आ रही है। 7.5% ऊपर नैल्को इस समय। सेठी साहब भी इसके बारे में बात कर रहे थे। थोड़ा कनेक्शन सेठी साहब के साथ वीक हो गया, बट दोबारा उनके साथ जुड़ेंगे और जानेंगे कि नैल्को के साथ साथ और कौन से स्टॉक्स हैं जो उन्हें इस समय ट्रेड के लिए पसंद आ रहे हैं। इनफैक्ट सेठी साहब हमारे साथ जुड़ भी गए दोबारा। सेठी साहब, आशीष भी हमें वही बता रहे थे कि क्यों एल्यूमिनियम से जुड़े स्टॉक्स पर रखनी है नजर, और नैल्को पर आप भी अपनी कॉल दे रहे थे, बताएं सर। हाँ बिल्कुल दीपांशु, मुझे पता नहीं कि नाल्को की मेरी कॉल कहाँ तक मैं कनेक्टेड था, बीच में डिस्कनेक्ट हो गया एब्रप्टली। तो नाल्को पे मेरी खरीदारी करने की सलाह है, जो कि अभी 96-97 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। जिस तरह की खबरें आई आज, एक तो जो सरकार ने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई कुछ प्रोडक्ट्स पे, फिर एल्यूमिनियम के प्राइसेस जो है वो दुनिया में अभी स्काईरॉकेट कर रहे हैं, तो उसका एक फायदा होना है। बाकी सेक्टर के लिए 2-3 ट्रिगर और भी पॉजिटिव थे, जो मैं बता रहा था कि चाइना में जो कल सियरा रिक्वायरमेंट्स में कटौती करी है, उससे $200 बिलियन की फ्रेश लिक्विडिटी इंजेक्ट करी है, जिसका फायदा कमोडिटीज और मेटल्स को होता है। फिर यूएस में $1 ट्रिलियन का इंफ्रा स्पेंड का बिल अप्रूव हो गया, तो उसका फायदा होना है। तो इस तरीके से, और सबसे अच्छी बात है ये जो पूरा सेक्टर है काफी टिका हुआ है। पिछले कुछ दिनों में, पिछले महीने में हमने देखा एक जबरदस्त करेक्शन इस पूरे सेक्टर में हुई है, और वहां से अब ये जो रिकवरी शुरू हुई है, मुझे लगता है अब ये स्टॉक अच्छा करेंगे। और बाकी आज जो सबसे बड़ी खबर नैल्को के लिए वो ये है कि सरकार इसको सीरियसली प्राइवेटाइज करने की बात कर रही है। कैबिनेट से अप्रूवल इसका लिया जा सकता है जल्दी। और मेरा ये मानना है कि जो करेंट मार्केट कैप है इसका करीबन 17,500 करोड़ है, तो ये जो अगर सरकार इसको स्ट्रेटेजिक सेल करती है, मतलब पूरी की पूरी अपनी हिस्सेदारी कंट्रोलिंग स्टेक बेचती है, तो ये यहाँ से कम 50% प्रीमियम पे होना चाहिए। मतलब 25,000 करोड़ के मार्केट कैप की उम्मीद है मेरी। तो मुझे लगता है ये स्टॉक यहाँ से कमाल करना चाहिए, वैल्यूएशन से अच्छा लगता है, नतीजे भी सितंबर तिमाही के दमदार थे। तो शॉर्ट टर्म में मेरा इसमें 105 रुपए का टारगेट है और 90 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है। आज का टारगेट है 90 रुपए का स्टॉप लॉस है सेठी साहब की तरफ से। नैल्को इन्हें भी पसंद आ रहा है। दूसरी कॉल सेठी साहब, वायदा कारोबार से। दूसरा स्टॉक भी दीपांशु कोइंसिडेंटली आज मेटल स्टॉक ही है। टाटा स्टील पे खरीदारी करने की सलाह है, जो कि अभी थोड़ी देर पहले शायद नितिन जी ने भी रेकमेंड किया था। 1160 के लेवल पे शायद इसके दिसंबर फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हैं। ये स्टॉक भी पिछले कई दिनों की गिरावट के बाद आज अब वापस से रिकवरी शुरू हुई है, और मुझे लगता है जिस तरीके से जो मैंने कारण बताए मेटल पूरे सेक्टर के वापस से फोकस में आने के लिए, मुझे लगता है दिसंबर के एक्सपायरी में ये सब मेटल स्टॉक्स यहाँ से बहुत अच्छा करना चाहिए। और टाटा स्टील भी जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स कई बैठे हैं सब, राकेश जी, कुणाल जी, विश्वेश है, सुमित है, नितिन जी है, तो इन सबसे आप पता कर सकते हैं। ये स्टॉक ने भी अपने पिछले कुछ दिनों के करेक्शन के बाद आज ये 200 DMA के ऊपर आया है काफी दिनों के बाद। मुझे लगता है अब ये स्टॉक बिल्कुल चलने को तैयार है, तो यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। मेरा शॉर्ट टर्म का टारगेट है 1190 का, स्टॉप लॉस रखना है 1140।
ओके 1190 का टारगेट, 1140 का स्टॉप लॉस और लगभग इन्हीं लेवल्स की बात नितिन जी भी कर रहे थे जब यहाँ पर नितिन जी की तरफ से 1140 की कॉल पर खरीदारी की राय आई थी। तो मेटल्स में सबसे ज्यादा भरोसा है हमारे एक्सपर्ट्स का इस समय, ये बात तो आपके लिए क्लियर है और लीड भी इस समय मेटल्स कर रहे हैं जो निफ्टी 17,200 के ऊपर होल्ड करते हुए देखा। एक बार जरा अमेरिकी फ्यूचर्स पर भी फोकस कर लेते हैं क्योंकि डाउ फ्यूचर्स भी डेज हाई पर ट्रेड कर रहे हैं। 300 पॉइंट से ज्यादा की तेजी आपको इस समय डाउ फ्यूचर्स पर आती हुई दिखेगी। तो बढ़िया एक्शन यहां पर भी बाजार का बना हुआ है। बैंक्स मेटल्स के साथ साथ बैंक्स भी एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं और कल है आरबीआई की पॉलिसी। तो आइए एक बार जरा नजर भी डाल दें कि कल आरबीआई से क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, जानकारों का क्या मानना है, पॉलिसी में अगर बदलाव हुआ या नहीं हुआ, इसके अलावा क्या कुछ आ सकता है इस पॉलिसी से, ये भी देख लेते हैं देवांशी के साथ। देवांशी बताइए क्या एक्सपेक्ट करें कल की पॉलिसी से। बिल्कुल दीपांशु, आप देखिए इस बार की जो पॉलिसी वो सबसे अहम इसलिए रहेगी क्योंकि सबसे पहले तो जो ओमिक्रॉन की चिंता है इसके चलते जो कमेंट्री है वो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी और दूसरी बड़ी बात जो बजट है उससे पहले ये पॉलिसी सबसे अहम है कि आने वाले समय के लिए जीडीपी, सीपीआई, इस पर जो कमेंट्री है वो किस तरह से रह सकती है। सबसे पहले तो जितने भी जानकारों से हमने बात की सबका यही मानना था कि इस बार दरों में कोई बदलाव होते हुए नहीं दिखेंगे। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट जस के तस बने रहेंगे, यानी कि स्टेटस क्यो पॉलिसी आते हुए दिखेगी। अकोमोडेटिव स्टैंस भी इस बार जारी रहने की उम्मीद लगाई जा रही है। इनफैक्ट जो कमेंट्री होती हुई दिखेगी वो थोड़ी सी डविश इस बार होती हुई दिख सकती है। लेकिन अब सवाल यही बनता है कि जो उम्मीद थी यही थी कि इस बार रिवर्स रेपो में जो हाइक है वो आता हुआ दिख सकता है। अगर इस बार की पॉलिसी में नहीं आता तो रिवर्स रेपो या फिर रेपो रेट जो है वो कब तक हाइक हो सकते हैं। तो आप देखिए सबसे पहले तो अगर हम देखें तो ज्यादातर जो जानकार है उनका यही मानना है कि FY23 ऑनवर्ड्स ये बढ़ोतरी होती हुई दिखेगी और वो भी Q2 के FY23 में ये बढ़ोतरी होने की उम्मीद लगाई जा रही है। 40% जानकार का मानना है कि Q1 FY23 में ये बढ़ोतरी होती हुई दिखेगी। केवल 10% जानकारों का मानना था कि इस बार की पॉलिसी या फिर आने वाली जो पॉलिसी है उसमें रेट हाइक्स होने की कोई उम्मीद लगाई जा रही है। अब कितने रेट हाइक्स हो सकते हैं FY23 में, तो ज्यादातर जानकारों का यही मानना है कि 50 बेसिस पॉइंट लेके चल रहे हैं। 2 बार यहाँ पे रेट हाइक्स होने की उम्मीद है। जीडीपी और सीपीआई के अनुमान में कोई बदलाव होने की उम्मीद नहीं लगाई जा रही है। कुछ जानकारों का मानना था कि स्लाइट चेंजेस हो सकते हैं लेकिन ज्यादा इंपैक्ट नहीं होगा इसका, क्योंकि आने वाले समय में जो जीएसटी दरें हैं उसमें बदलाव होता हुआ दिखेगा। तो इसके चलते सीपीआई में कोई बदलाव हो सकता है अनुमान में, लेकिन इस बार जो ओवरऑल चेंजेस हैं वो कोई भी चेंजेस हैं वो होते हुए नहीं दिखेंगे। और आखिर में किस फैक्टर्स पर नजर रखनी चाहिए, तो सबसे पहले तो ओमिक्रॉन का जो इम्पैक्ट है वो किस तरह से आता है, आने वाले समय में इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो कैसी रह सकती है, साथ ही सीपीआई ये सबसे अहम नंबर होगा देखना, और साथ ही आने वाले समय में जो लिक्विडिटी है जिसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश यहाँ पे आरबीआई की तरफ से होती हुई दिख रही है वो तो जारी रहेगी ही, लेकिन आने वाले समय में क्या कोई रेट हाइक्स के लिए अब बाजार को प्रिपेयर करती है आरबीआई, इस पर नजर रहेगी। ओवरऑल कोई चेंजेस आपको इस बार की पॉलिसी में नहीं देखने मिलेंगे। चलिए तो अच्छी बात है कि कोई पॉलिसी में बदलाव नहीं आने वाले हैं, बट कमेंट्री काफी इंपॉर्टेंट रहेगी ग्रोथ को लेकर, इन्फ्लेशन को लेकर एंड ऑफ कोर्स ओमिक्रॉन के इंपैक्ट को भी लेकर। बट बाजार पॉलिसी से पहले एटलीस्ट दमदार एक्शन में है और कोई पॉलिसी रिलेटेड इंपैक्ट भी नहीं आते हुए दिख रहा है आपको इस समय। 3% ऊपर बैंक निफ्टी आपको इस समय दिखेगा। 1000 पॉइंट से ज्यादा की तेजी, कल की पूरी बिकवाली की भरपाई बाजार आज करते हुए आपको दिख रहे हैं। आइए मेटल्स और बैंक्स के अलावा और कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर आपको अच्छा एक्शन बनते हुए दिख रहा है, इन्हीं पर करते हैं चर्चा। जुबिलेंट फूड, इस पर अच्छी खरीदारी हो रही है। विश्वेश जी इसके चार्ट पर डायल डालें, 3800 के ऊपर जुबिलेंट फूड। दीपांशु देखिए कल आपने पूछा था और मैंने ये कहा था कि 3900 के ऊपर क्रॉस होना चाहिए और एग्जैक्टली 3898 से रिवर्स किया और नीचे में 3700 तक आया। आज आई थिंक मेरे हिसाब से ये जो 3700 का स्विंग बना है ये इंपॉर्टेंट स्विंग है। अब यहाँ से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 3900 और 4000 के लेवल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो टुडे देयर इज अ मच मोर कंफर्ट कंपेयर टू यस्टरडे। तो अब यहाँ पे अगर फ्रेश खरीदारी करनी है तो छोटा सा स्टॉप रखना चाहिए 3760 के आसपास और मेरे हिसाब से उसमें लॉन्ग जा सकते हैं। है आपके लिए राय जहां तक जुबिलेंट फूड का सवाल है। बढ़िया एक्शन में ये काउंटर आपको आते हुए दिखेगा इस समय। एक्शन में कुछ और स्टॉक्स जो आपको आते हुए दिख रहे हैं, डिक्सन टेक्नोलॉजीज पर भी रखिए नजर। अभी अभी एक स्पाइक डिक्सन टेक पर आते हुए दिखा है और स्टॉक भी मूवमेंट दिखा रहा है इस समय। देखते हैं किस तरह का एक्शन ये काउंटर दिखाएगा। अच्छा सेठी साहब, आपसे डेल्टा कॉप पर राय लेनी थी। आज सुबह बंसी जी के साथ टेक्निकल व्यू भी लिया था, 265 के लेवल्स आते हुए दिख रहे थे। क्या करना है सर सेठी साहब में, डेल्टा कॉप में करेक्शन के बाद 250-260 के लेवल्स पर वापस अक्यूमुलेशन का समय आ रहा है या फिर थोड़ा और वेट करना चाहिए इस पर?
बिल्कुल दीपांशु, देखिए बहुत ही अच्छा स्टॉक है और मैं तो इस पे बहुत ही बुलिश हूँ ओवर मीडियम टू लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू। और ये जो गिरावट आई, जो ये ओमिक्रॉन वायरस के डर से जो वापस से ऐसे लगना लगा कि लॉकडाउन वगैरह हो सकता है, उसके कारण जितने ये ओपनिंग अप थीम के सेक्टर्स थे वहाँ के स्टॉक्स ने सब में अच्छी खासी गिरावट आई और उसी गिरावट में डेल्टा कॉर्प में भी अच्छी खासी गिरावट आई। आज ये स्टॉक अपनी निचले स्तर से अच्छी खासी रिकवरी दिखा रहा है, बट मुझे लगता है इन लेवल्स पे भी इस स्टॉक को बिल्कुल खरीदा जाना चाहिए। जिस तरह की टूरिज्म की डिमांड गोवा से आ रही है, वहाँ पे होटल्स अवेलेबल नहीं है, फिर आपके वेडिंग्स भी काफी हो रही है, तो वेडिंग के गेस्ट भी अपने स्टेज को एक्सटेंड करके जो कसिनो वगैरह यूटिलाइज करते हैं, तो मुझे लगता है परफॉर्मेंस और इस क्वार्टर के नतीजे अच्छे रहेंगे। तो डेल्टा कॉर्प में करंट लेवल्स पे भी खरीदारी करने की सलाह है। मुझे लगता है यहाँ से ओवर द नेक्स्ट 5 to 10 डेज 5 से 10% की और अपसाइड इसमें बिल्कुल आने चाहिए। 5 से 10% की और अपसाइड आ सकती है। डेल्टा कॉर्प में अच्छा रिबाउंड आया है 245-250 के लेवल से और आज देखिए 5% की तेजी डेल्टा कॉर्प पर आपको आती हुई दिख रही है। आइए चलते हैं सुमित जी के पास। बिगुल सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, दोपहर का टाइम है, चाय कॉफी पीने का मन करता है, तो यहाँ पे जो स्टॉक मेरे रडार पे आया है वो है कॉफी वाला स्टॉक। स्टॉक का भाव चल रहा है 210 रुपए, 211 रुपए और स्टॉक का नाम है टाटा कॉफी। टाटा कॉफी के अंदर पिछले 7 दिनों की गिरावट के बाद, पिछले 7 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद और करीब करीब 14 से 15 दिनों की गिरावट के बाद आज स्टॉक में मोमेंटम बिल्डअप हुआ है। एक स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म हो रही है और वॉल्यूम्स के साथ एक पॉजिटिव कैंडल फॉर्म हो रही है। ये इंडिकेशन है कि टाटा कॉफी यहां से 220 रुपए से लेके 225 रुपए तक का मूव इमीडिएटली ऊपर में शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग के लिहाज से दिखा सकता है। 202 रुपया, 204 रुपया ये नीचे में स्टॉक का सपोर्ट है। 202 का स्टॉप लॉस लगा के टाटा कॉफी में खरीदारी करें। 225 रुपए तक का मूव इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग के लिहाज से टाटा कॉफी के अंदर देखने को मिल सकता है। कॉफी के दामों में भी हम उछाल आते हुए देख रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में कॉफी के दामों में आपने जबरदस्त बढ़त आती हुई देखी है, तो टाटा कॉफी पर भी रखिए नजर। और क्योंकि सुमित जी ने हाईलाइट कर ही दिया तो एक बार जरा सीसीएल प्रोडक्ट्स को भी पुल अप करते हैं, देखते हैं क्या यहां पर भी एक्शन आपको बनते हुए दिख रहा है, क्योंकि यूजुअली दोनों ऑलमोस्ट साथ में ही मूवमेंट दिखाते हैं सीसीएल प्रोडक्ट्स। अभी अभी स्पाइक इस पर भी आया। ऑफकोर्स टाटा कॉफी ज्यादा आउट परफॉर्म कर रहा है, बट ग्लोबली हम देख रहे हैं कि कॉफी प्राइसेस में भी आपको एक्शन बनते हुए दिखा है। एक एक्शन और जो आपको बाजार के मूड माहौल पर रखनी है नजर, और सेठी साहब से भी पर भी इसका व्यू लेंगे। आईपीओ की जो बाढ़ आई है, इसका एक और फैक्टर जो हमेशा आपको रखना पड़ता है, लिस्टिंग के बाद जब एंकर लॉक इन खत्म होता है, यानी कि 1 महीने का वो समय जब से शेयर अलॉट किए जाते हैं एंकर्स को, और जब से 1 महीने के या 30 दिन के पीरियड खत्म होने के बाद वो शेयर्स बेच सकते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पिछले महीने हमने आईपीओस की भरपूर एक्टिविटी देखी थी, तो काफी सारे आईपीओस हैं जिनका एंकर लॉक इन आने वाले कुछ समय में बंद होने वाला है। जानते हैं वरुण से कौन से हैं ये न्यूली लिस्टेड कंपनीज जहां पर अब एंकर सेलिंग का थोड़ा प्रेशर बनते हुए दिख सकता है। वरुण बताइए। डेफिनेटली दीप, तो जैसे कि आपने कहा कि 1 महीना हो जाता है तो आपकी एंकर बुक जो है उसको आप सेल कर सकते हो, है ना। तो पिछले नवंबर में हमने देखा था कि एंड में नवंबर के सेकंड हाफ में काफी सारे आईपीओस आए थे और काफी सारे एंकर बुक जो है वो कहीं ना कहीं फिल हुई थी। नो डाउट नवंबर के फर्स्ट वीक में भी हुई थी, लेकिन इसके चलते आप सोच सकते हैं कितने की बिक वाली आ सकती है। I mean, कितने की एंकर बुक रिलीज हो सकती है राइट। बताइए। तो वो आंकड़ा है 16,000 करोड़। इतनी रिलीज हो जाएगी, रिलीज हो सकती है। अगर वो चाहे तो बेचे, नहीं चाहे तो नहीं बेचे। तो लॉक इन जो है वो खत्म होने वाला है इनका, ये बात है। और सिर्फ इसी हफ्ते में अगर आप देखेंगे तो करीब 5,780 करोड़ के आसपास की जो एंकर बुक है, लॉक इन पीरियड जो है वो खत्म होने वाला है 3 दिनों में, अगले 3 दिनों में। तो सबसे क्रूशियल जो हो जाते हैं वो अगले 3 दिन आपके लिए हो जाते हैं। इसमें सबसे पहले नायका अलॉटमेंट डेट जो थी वो 8 नवंबर की थी, यानी कि कल जो है वो 1 महीना जो है इसका अलॉटमेंट का खत्म होने वाला है एंकर इन्वेस्टर्स का। एंकर बुक जो थी एंकर इन्वेस्टर से कुल इस कंपनी ने 2,396 करोड़ के आसपास जुटाए थे। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो ये कंपनी हो जाती है, कल इस पे आपको नजर रखनी है। इसके अलावा फिनो बैंक 9 नवंबर को एंकर अलॉटमेंट हुआ था, 1 महीना 9 तारीख को खत्म होगा। 594 करोड़ इस कंपनी ने जुटाए थे। सिगाची और एसजेएस और पीबी फिनटेक, ये 3 कंपनियां हैं जिनकी अलॉटमेंट डेट जो थी एंकर्स को वो थी 10 नवंबर की, यानी कि 10 दिसंबर को 1 महीने का वक्त पूरा हो जाएगा। यानी कि फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में ये 3 कंपनीज जो है इन पे आपको खास नजर रखनी है, और इसमें भी खासकर पीबी फिनटेक पे खास नजर रखिएगा क्योंकि 2,570 करोड़ के आसपास इन्होंने एंकर से जुटाए थे। इसके अलावा अब चलते हैं अगले हफ्ते। तो अगले हफ्ते कौन सा डेट इंपॉर्टेंट है? सबसे इंपॉर्टेंट दिन है 15 तारीख, क्योंकि इस दिन पेटीएम की एंकर इन्वेस्टर्स के जो 1 महीना है वो खत्म होने वाला है। और सबसे भारी अमाउंट तो यही है,
8,235 करोड़ जुटाए थे एंकर से इन्होंने। तो वो दिन देखना होगा कि पेटीएम में किस तरह का एक्शन देखने मिलता है। उसके अगले दिन 16 तारीख को सफायर फूड्स 933 करोड़ और लेटेंट व्यू सबसे ज़्यादा जो आईपीओ भरा था 267 करोड़ एंकर से इन्होंने जुटाए थे। इसके अलावा साल के एंड में अगर आप देखेंगे तो टार्सन्स 23 नवंबर को एंकर अलॉटमेंट हुआ था, तो 23 दिसंबर को होगा। एक गो फैशन पे नजर रखिएगा क्योंकि 25 नवंबर को एंकर बुक अलॉट हुई थी, तो इसका जो एक महीने का पीरियड खत्म होगा ना वो एक्चुअली 27 तारीख को खत्म होगा। क्यों? क्योंकि 25 तारीख सैटरडे है, क्रिसमस है, तो इसके लिए वैसे भी क्रिसमस की छुट्टी रहती है और वैसे भी सैटरडे आ रहा है, तो उसके अगले ट्रेडिंग सेशन में जो है वो आपको बेचने का मौका मिलता है। तो गो फैशन के लिए 27 तारीख डेट इंपॉर्टेंट है। 456 करोड़ के आसपास इन्होंने एंकर से जुटाए थे। तो ये वो कंपनियां हैं जहां पे आपको नजर रखनी है। और दीप, अगर एफआईएस का मूड माहौल बिगड़ा यहाँ से और तो जम के बिकवाली अब बेचेंगे क्या? अब तो ऑलरेडी इतना बेच चुके हैं। नहीं, लेकिन यहाँ पे अटके हुए हैं ना, यहाँ पे बेच नहीं सकते थे ये एक्चुअली। और ये ज्यादातर इसमें मुनाफे वाले हैं। पेटीएम को छोड़ दिए, पेटीएम में तो ऑफ कोर्स नहीं है, बट और बाकी सब नायका में तो स्पेशली काफी बढ़िया मुनाफा। डेफिनेटली, तो वहां इनको मुनाफा हुआ है। अगर इनका मूड खराब हुआ और ये बेचने निकल गए, नो डाउट इसमें अगर आप एंकर अलॉटमेंट में देखेंगे तो सिर्फ एफआईएस नहीं रहते, डीआईएस भी रहते हैं, बट हाँ वो जो एफआईएस का पोर्शन है वो हो सकता है बिकवाली के लिए, तो यहाँ नजर रखिएगा। बिल्कुल। तो सबसे इंपॉर्टेंट दिन तो कल ही का है, कल का है, नायका है, फिर ये हफ्ता इंपॉर्टेंट है। 5 कंपनियां, 5 कंपनियां इस हफ्ते जहां पर एंकर लॉक इन आपको खुलते हैं, बल्कि फ्राइडे के दिन ही 3 कंपनीज के आपको एंकर बुक खुलते हुए दिखेंगे। सेठी साहब, क्या राय बनती है, स्पेशली नायका? कल इसका एंकर लॉक इन एंड होगा और बढ़िया रिटर्न्स दे चुका है सर ये लिस्टिंग से, तो कल थोड़ा प्रेशर इस पर एक्सपेक्ट करना चाहिए। और अगर लेट्स से बिकवाली आती भी है तो उन लोगों के लिए खरीदारी का मौका है जो शायद आईपीओ या फिर उसके बाद की तेजी में नहीं खरीद पाए थे। देखिए दीपांशु, स्टॉक पे तो मैं बुलिश हूँ और मुझे नहीं लगता कि उस तरह की बिकवाली इस स्टॉक में होगी, बिकॉज ये एक न्यू एज बिजनेस है जिसपे एफआईएस पर्टिकुलरली ज्यादा बुलिश है। तो डिस्पाइट द फैक्ट कि उनको एज एन एंकर इन्वेस्टर बहुत ही अच्छे प्राइस पे स्टॉक मिला और अभी अच्छे रिटर्न्स बनने के बावजूद मुझे नहीं लगता उस तरह की बिकवाली इस स्टॉक में एक्सपेक्ट करनी चाहिए। बट अगर वैसे थोड़ी बहुत बिकवाली बिल्कुल एक्सपेक्ट की जा सकती है और इस तरह की बिकवाली जब होती है तो स्टॉक में गिरावट आती है, तो अगर कोई अच्छी खासी गिरावट आती है तो डेफिनेटली खरीदारी करने का मौका होगा। इस स्टॉक पे मैं मीडियम से लंबी अवधि के लिहाज से बुलिश हूँ और मेरा ये मानना है कि ये स्टॉक साल भर में 3000 तक के लेवल्स भी आ सकते हैं, तो हम बुलिश ऑन द स्टॉक। और बाकी ये जो एंकर इन्वेस्टर्स को 1 महीने के ड्यूरेशन के लिए लॉकिंग करना पड़ता है, वो भी एक मुझे लगता है उसको सेबी को चेंज करना चाहिए, कम से कम 3 महीना या फिर 1 साल का पीरियड कर देना चाहिए। बिकॉज जब इनको इतने अच्छे आईपीओ, मतलब आज नायका जैसे आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स को इतने सस्ते प्राइस पे अलॉटमेंट मिलता है जो कि रिटेल इन्वेस्टर्स या बाकी इन्वेस्टर्स को नहीं मिल पाता है, तो उनको फिर उसका एक ये होना चाहिए कि उनको इसके साथ लॉक्ड इन रहना चाहिए कम से कम 3 महीने या 1 साल के लिए। तो ये अगर करेंगे तो अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। तो देखते हैं, कुछ ज्यादा वैसे बड़ी गिरावट आपको आती हुई नहीं दिखनी चाहिए, बट देखते हैं कैसे कल स्टॉक रिएक्ट करेगा। बट डेफिनेटली आने वाले कुछ दिन काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं क्योंकि ये सारे एंकर बुक्स आपको खुलते हुए दिखेंगे, तो बिकवाली भी हो सकती है। अगर बिकवाली हो तो एंट्री का भी मौका मिल सकता है उन आईपीओज में जहां पर आप आईपीओ के समय या फिर उसके बाद की तेजी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। बट फिलहाल थोड़ी मुनाफा वसूली ऊपरी स्तरों से बाजार में आपको होती हुई दिख रही है। निफ्टी भी अब ऊपर से करीब 50-60 पॉइंट हल्का हुआ है, 17,170 के लेवल पर आते हुए दिख रहा है। बैंक निफ्टी करीब 200 पॉइंट हल्का होते हुए दिख रहा है ऊपरी स्तरों से। यहाँ पर आपको हल्की सी गिरावट आ रही है, तो थोड़ी मुनाफा वसूली इस समय एक्सपेक्टेड भी रहती है बाजार के एक्शन में, जो आपको इस समय दिख रहा है। पर कुछ और काउंटर्स जहां पर आपको फ्रेश मूवमेंट आते हुए दिख रहा है या फ्रेश खरीदारी के संकेत आते हुए दिख रहे हैं, वहां पर डालिए नजर। बीएससी फिर से तेजी के मूवमेंट में आते हुए दिख रहा है और अब 2000 के लेवल से ज्यादा दूर नहीं है। अभी एक फ्रेश स्पाइक बीएससी में 3.5% की तेजी इस पर बनती हुई दिखी है, तो बीएससी पर रखिए नजर, अच्छी तेजी ये पकड़ रहा है काउंटर। और अब देखते हैं कि यहां से कैसा एक्शन ये दिखाएगा। एक और स्टॉक, आई थिंक आज सुबह सचिन जी भी इसके बारे में बात कर रहे थे, शॉर्ट टर्म पिक में उन्होंने अपनी दी थी और जैन साहब ने भी ये कुछ समय पहले रेकमेंड किया था। लाओपाला 7.5% की तेजी लाओपाला में आती हुई दिख रही है। सुमित जी जरा इस चार्ट पर डालें नजर, पिछले कुछ दिनों से एक्शन में आ रहा है, क्या चल रहा है इसमें? दीपांशु, 400 के ऊपर इसका क्लोजिंग देखने को मिलने पे स्टॉक के अंदर मोमेंटम और बढ़ेगा और फिर स्टॉक ऊपर में 425 रुपए से लेकर 440 रुपए तक का मूव दिखा सकता है। मेरे को लगता है जिन्होंने भी स्टॉक के अंदर पोजीशंस ली है
वो लोग पोजीशंस को होल्ड करें। स्टॉक के अंदर एक अच्छा मोमेंटम है, पिछले कई दिनों से स्टॉक एक तेजी के ट्रेंड के अंदर में है और आज 400 के ऊपर क्लोजिंग देने का मतलब हो गया स्टॉक 450 से 440 तक का मूव शॉर्ट टर्म में ही दिखा सकता है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के पोजीशंस होल्ड करें, अभी और ऊपर का मूव देखने को मिलेगा। और ऊपर का मूव इसमें आपको देखने को मिल सकता है, तो अच्छा एक्शन आपको लाओपाल में आते हुए दिख रहा है। रेमंड, इस पर भी आपको एक्शन बनते हुए दिख रहा है और बंसी जी फ्रेश खरीदारी रेमंड में आती हुई दिख रही है, जरा इसके चार्ट पर डालें नजर। दीपांशु, अच्छा टेक्निकल स्ट्रक्चर है। कल स्टॉक गिरा था और नीचे में इसने स्टॉक ने आज सपोर्ट लिया है। आज के जो लोज हैं 603 के राउंड के अहम सपोर्ट हैं, तो जिनके पास है बिल्कुल बने रहें और फ्रेश खरीदारी की राय भी होगी, बट फ्रेश खरीदारी के लिए ऊपर में 630 के लेवल्स के टूटने की वेट करेंगे। जिनके पास है होल्ड करें। 630 के ऊपर नई खरीदारी का कैंडिडेट बनेगा रेमंड। 630 ज्यादा दूर नहीं है, लेवल्स आ रहे हैं जहां से आप एक फ्रेश ब्रेकआउट रेमंड में आते हुए एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाजार से जुड़े स्टॉक्स में कुछ ना कुछ तो चल रहा है, क्योंकि अब आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज पर भी आप खरीदारी आते हुए देख रहे हैं। सुबह से ही एक्टिव है, बट फ्रेश एक मूव आती हुई दिखी है थोड़ी देर पहले आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज में। विश्वेश जी, कोई राय आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के चार्ट पर सर? देखिए दीपांशु, सारे ये जो ब्रोकरेज रिलेटेड स्टॉक थे उनका परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे तो ये रैली में बहुत ही अच्छा रहा था। और जहाँ तक आईसेक की बात है, मुझे लगता है दीपांशु ये स्टॉक ने भी रिलेटिवली आउट परफॉर्म ही किया है। आप देखेंगे तो हाई से थोड़ा सा नीचे है, बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे 21 के लो, मतलब 2021 के लो, तो ऑलमोस्ट 300 रुपये से स्टॉक 850 गया था। मेरे हिसाब से एक सपोर्ट रेंज है 720-660 के आसपास। दैट वुड बी द रेंज जहाँ पे अक्यूमुलेट करना चाहिए। मुझे लगता है कि आने वाले अगर कुछ महीने दिए जाए तो वापस 850 के लेवल दिखा सकता है। सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम बुलिश, बट थोड़ा नीचे मिले तो आई वुड लाइक टू बाय इट। ओके, थोड़ा नीचे मिले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, बट बाजार से जुड़े स्टॉक्स आईएफएल वेल्थ में भी अब थोड़ा एक्शन बनते हुए दिख रहे हैं। एक और स्टॉक जहां पर आपको रखनी चाहिए नजर रखते हैं वागले साहब की कॉल पर। बिगुल वागले का वंडर। बताएं सर। दीपांशु, एसबीआई कार्ड में मुझे मोमेंटम दिख रहा है। 1000 का लेवल इसने ब्रेक किया, अभी 1005-6 के बीच में है। यहाँ पर बाय करके चले 996 के स्टॉप लॉस से। मुझे 1020-1025 के लेवल्स कल के दिन में दिखते हैं, तो ये मेरे हिसाब से बीटीएसटी हो सकता है। 1025 के टारगेट के लिए एसबीआई कार्ड्स, इस पर करिए नजर। कल भी हमारे रेडार पर था, 2-3 दिन से कोशिश कर रहा था 1000 के लेवल को तोड़ने की और उसके ऊपर आने की। अब फाइनली लग रहा है कि इसने अचीव भी कर लिया है और यहां से थोड़ा मूवमेंट इस पर आते हुए दिखा है। थोड़े केमिकल स्टॉक्स में भी आज अच्छा एक्शन आपको दिख रहा है। नवीन फ्लोरीन, दीपक नाइट्रेट, दोनों ही आपको थोड़ा एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। विश्वेश जी, जरा राय दें। नवीन फ्लोरीन के चार्ट पर थोड़ा ऊपर से अभी फिसला है, बट अच्छे एक्शन में आ रहा है ये काउंटर आज। विश्वेश जी, नवीन फ्लोरीन के चार्ट जरा देखकर बताएं। ओके, थोड़ा विश्वेश जी के साथ हमारा कनेक्शन टूट गया है। दोबारा उनके साथ जुड़ते हैं और उनकी राय लेते हैं। एक और काउंटर जहां पर अच्छी मूव आती हुई दिख रही है, मदरसन सुमी। नितिन जी, जरा इसकी चार्ट अगर आप देख पाए तो मदरसन सुमी थोड़ा एक्शन में आते हुए दिख रहा है। 220 का लेवल है और डेज हाई के करीब स्टॉक इस समय ट्रेड कर रहा है। बिल्कुल सपोर्ट से बाउंस है और काफी ज्यादा ओवरसोल्ड कंडीशन में स्टॉक्स हैं, इसलिए काफी तेज बाउंस स्टॉक्स में आ रहे हैं। और इनफैक्ट मदरसन 214 से 216 की रेंज में सपोर्ट है, तो यहाँ से एक बाउंस और आना चाहिए और वो ये बाउंस में 224-225 तक जा सकता है। तो बाइंग पोजीशन होल्ड करनी चाहिए और अगर शॉर्ट टर्म थोड़ा बाउंस प्ले करना है तो 225 के टारगेट के लिए बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 215 का होगा है आपके लिए मदरसन सुमी, जहां पर रखनी है आपको नजर आई। विश्वेश जी दोबारा जुड़ गए हैं। विश्वेश जी, नवीन फ्लोरीन के चार्ट पर आपकी राय ले रहा था सर, बताएं कैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है इस समय। देखिए दीपांशु, मेरा ये मानना है कि ये जो सारे स्टॉक्स हैं, नवीन फ्लोरीन हो गया, दीपक नाइट्रेट हो गया, इन्होंने लास्ट कुछ दिन में बहुत अच्छा मूव दिया है। अभी यहाँ पे फ्रेश खरीदारी करने की तो सलाह नहीं होगी, लेकिन मुझे लगता है कि ये मूव एक्सटेंड कर सकता है 4000 तक। लेकिन ये सारे क्वालिटी स्टॉक्स है, इनका अगर कोई बड़ी गिरावट आती है तो अक्यूमुलेट करना चाहिए। फिलहाल मुझे लगता है मार्केट में एक अच्छा मूव ऑलरेडी अनफोल्ड हो चुका है और स्टॉक ने ऑलरेडी मूव कर दिया था, तो यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड उतना फेवरेबल नहीं है जितना शायद दूसरे स्टॉक्स में है, शायद बैंकिंग स्टॉक्स में है। तो इवन दो स्टॉक अच्छा लगता है, लेकिन मुझे लगता है अपसाइड जो है इन शॉर्ट टर्म लिमिटेड है।
भी लिमिटेड है, बाउंस बैक जो आना था वो आ गया। अब सवाल यही बनता है कि बाउंस बैक कितना सस्टेन करेगा, वो भी इन लेवल से। तो इंटरेस्टिंग एक्शन है बाजार में, देखते हैं कहां पर आपको रखनी है नजर पर। आइए एक नजर डाल देते हैं किस तरह का एक्शन एफआईज ने करा है, क्योंकि पिछले 1.5-2 महीने की बाजार के दबाव का सबसे बड़ा रीजन एफआईज की बिकवाली का ही रहा है, विदेशी निवेशकों का। बट कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर उन्होंने खरीदारी भी करी है। तो किस तरह का रहा है एक्शन, कौन से स्टॉक्स पर उनका फोकस था, कौन से स्टॉक्स पर उन्होंने पोजीशंस हल्की करी हैं, जानते हैं इसके बारे में देवांशी के साथ। देवांशी बताइए क्या करा है एफआईज ने। बिल्कुल दीपांशु, लग रहा है कि जहां पे उन्होंने बिकवाली किया आज वहीं पे उन्होंने खरीदारी कर ली है, क्योंकि आप देखिए नवंबर में अगर आप देखें तो एफआईएस की जो बिकवाली थी मार्च 2020 के बाद सबसे भारी बिकवाली एफआईएस ने नवंबर के महीने में की थी। आप टोटल मिला के देखें तो 40,000 करोड़ की बिकवाली हावी होती हुई दिखी थी एफआईएस की तरफ से। और ज्यादातर अगर सेक्टर्स की बात करें तो यहाँ पे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स थे जहाँ पे बिकवाली हावी होती हुई दिखी है। कुल मिला के 16,000 करोड़ तक की जो बिकवाली है वो एफआईएस की तरफ से आती हुई दिखी है, और वो भी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स में। इसके साथ ही ऑयल एंड गैस सेक्टर भी था जहाँ पे हमने बिकवाली हावी होती हुई दिखी। करीब 63 करोड़ डॉलर्स तक की जो बिकवाली है वो ऑयल एंड गैस में आती हुई दिखी थी। आईटी और माइनिंग भी थे जहां पे बिकवाली हमने देखी है। अब कौन से सेक्टर्स थे जहां पे एफआईएस की तरफ से थोड़ी सी खरीदारी आती हुई दिखी थी, तो आप देखिए जो डिफेंसिव सेक्टर्स थे वहां पे हल्के से गेन्स आते हुए दिखे थे और एफआईएस का भरोसा बनता था। और इसके साथ ही रियल्टी थी जहां पे करीब 50 करोड़ डॉलर से भी ज्यादा की खरीदारी आई। और इसके अलावा एफएमसीजी, हमने देखा है कि लगातार एफएमसीजी स्टॉक्स में खरीदारी आती हुई दिख रही है। और अगर आप रियल्टी देखें तो वहां पे चुनिंदा स्टॉक्स थे जिसके चलते हम देख रहे हैं कि ओवरऑल सेक्टर को यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्टर मिलता हुआ दिखाता है, जिसमें से गोदरेज प्रॉपर्टीज है, डीएलएफ है जहाँ पे खरीदारी थोड़ी सी ज्यादा बढ़ती हुई दिखी थी। प्रेस्टीज, सोभा जैसे स्टॉक्स थे जहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा जो खरीदारी है वो एफआईएस की तरफ से आती हुई दिखी। लेकिन जो बिकवाली हावी हुई थी वो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स की तरफ से होती हुई दिखी थी। तो बिकवाली बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स, और वहीं पर वहीं पे हम देख रहे हैं प्रेशर था, और होल्डिंग भी यहीं पर सबसे ज्यादा है इनकी, आईटी और बैंक। और नवंबर में आप देखिए जो हमने देखा था फरवरी में एफआईएस की जो टोटल अलॉटमेंट था वो 34% के आसपास था, वो कम होके अब 30% के आसपास बच चुका है। तो अब लग रहा है वापस खरीदारी बॉटम आउट लेवल पर है। आज सुबह जब हम अनिल जी से स्ट्रैटेजी ले रहे थे तो कुछ इन फैक्टर्स की बात भी अनिल जी ने की थी कि एफआईएस की पोजीशन हल्की होती हुई दिखी है बाजार में। ये एक बाउंस बैक का एक आसार आप समझ लीजिए, और जिस तरह से पिछले कुछ महीने में बिकवाली हुई है अब वापस एक्शन में ये स्टॉक आने के लिए तैयार है। इस बीच एडीएफ फूड्स, इस पर रखिए नजर, क्योंकि ये काउंटर आज सुबह जैन साहब ने अपने जेम शेयर्स में बात करी थी 970 और 1050 के टारगेट्स के लिए। 900 का लेवल आज ही टच करने के लिए तैयार है एडीएफ फूड्स, और इसके लिए बड़ी खबर आती हुई दिख रही है। पतंजलि प्रोडक्ट्स के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक्सक्लूसिव करार एडीएफ फूड्स ने करा है। तो आइए, जैन साहब का आज ही का जेम स्टॉक और 9% की तेजी में आती हुई दिख रहा है। इस खबर के बड़े इंपैक्ट के बाद पतंजलि आयुर्वेद के साथ एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन पैक्ट इन्होंने साइन करा है। तो ये एक बड़ी खबर एडीएफ फूड्स पर आती हुई दिख रही है, और अब 900 का लेवल भी काउंटर क्रॉस करते हुए दिख रहा है। जैन साहब के आज के जो उन्होंने पोजिशनल बेसिस पर टारगेट दिए थे जेम शेयर्स में वो 970 और 1050 के थे, बट आज ही 11-12% की तेजी इस पर आपको आती हुई दिख रही है, जो जैन साहब सुबह इस काउंटर के बारे में बात करके गए थे। सेठी साहब, आप ट्रैक करते हैं एडीएफ फूड्स को, कैसे देखें सर इस खबर के इंपैक्ट को? बिल्कुल बहुत ही पॉजिटिव खबर है, बट दीपांशु आपको याद नहीं रहा, मैंने भी कुछ दिन पहले, आज से 8-10 दिन पहले इस स्टॉक को मेरी शॉर्ट टर्म पिक्स के तौर पे रिकमेंड किया हुआ है, और स्टॉक में उसके बाद उस दिन अच्छी चाल के बाद थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हुई, बट आज एक दमदार इस खबर के ऊपर, और सुबह संदीप ने भी रिकमेंड किया। बहुत ही सॉलिड क्वालिटी की कंपनी है और बहुत ही पॉपुलर ब्रांड्स है, इंटरनेशनली भी बहुत ही पॉपुलर है। मुझे लगता है ये स्टॉक यहाँ से भी और अच्छा करना चाहिए। तो आज इस खबर के ऊपर तो बिल्कुल अब इतने बड़े हुए में खरीदारी करने की सलाह नहीं रहेगी, बट जब कभी भी ये थोड़ा ठंडा होता है, थोड़ा करेक्ट होता है, तो इस स्टॉक को खरीद के एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का हिस्सा बिल्कुल बनाया जा सकता है। बिल्कुल, और सेठी साहब डेटा भी सामने, 26 तारीख को शॉर्ट टर्म पिक्स में सेठी साहब ने 875 के टारगेट्स के लिए यहाँ पर खरीदारी की राय दी थी। तो सेठी साहब को भी बधाई, उनके भी टारगेट्स आज हिट होते हुए दिख रहे हैं, और जैन साहब को भी ढेरों बधाइयां जो आज सुबह उन्होंने कॉल दी थी। यहाँ पर 12% का एक्शन, ऑफकोर्स खबर भी अभी अभी आपको आती हुई दिख रही है। 100 रुपए की तेजी एडीएफ फूड्स पर दिख रही है। एक बार जरा चार्ट पर भी राय ले ली जाए कुणाल जी से। कुणाल जी, एडीएफ फूड्स खबर के बाद रिएक्ट करते हुए दिख रहा है, जरा इंपॉर्टेंट लेवल्स बताएं सर इसके लिए।
देखिए बहुत ही बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर है दीपांशु। काफी समय से स्टॉक एक नैरो कंसोलिडेशन के दौर में था और आज के ट्रेड में जैसे आपके रिकमेंडेशन के बाद ब्रेकआउट हुआ और मुझे लगता है कि इसमें और ऊपर के लेवल्स आते हुए दिखाई पड़ेंगे। 1000 के लेवल्स इसमें जल्द आएंगे। तो सबसे पहला पड़ाव तो 1000 का है, वहां पर एक पुरानी रेजिस्टेंस है तो कुछ वहां पर कंजेशन देखने को मिलेगा और 1000 पार होने के बाद स्टॉक में आपको 1200 तक के लेवल्स भी आते हुए दिखेंगे। तो मेरी राय में बिल्कुल होल्ड करके चले। जिन्होंने आज सवेरे खरीदा है होल्ड करे। 1000 का पहला टारगेट होना चाहिए। ओके, तो 1000 की तरफ मूव भी कर रहा है स्टॉक। 934 का लेवल इस समय आपको आते हुए दिखेगा, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। 14% की तेजी एडीएफ फूड्स में इस खबर के आने के बाद आपको दिखेगी। आइए स्वागत करते हैं जय ठक्कर का कैश के ऑप्शन के लिए। गुड आफ्टरनून जय, बताएं क्या करना है आज। वेरी गुड आफ्टरनून टू यू दीप एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू अनिल जी। दीपांशु खरीदना है बैंक निफ्टी का 36,900 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन एंड ये चल रहा है अभी 174 पर। इस पे आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा 52 का। 52 का स्टॉप लॉस लगाइए, 174 पे खरीदिए। 335 और 406 ये दो टारगेट्स के लिए इसको खरीद कर चलना है दीपांशु। बैंक निफ्टी का 36,900 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन। काफी समय से दीप हम देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी 35,500 36,000 नीचे का लेवल होल्ड कर रहा है और ऊपर में 36,800 36,900 ये लेवल पे भी रुक रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो करीब 1,000-1,400 पॉइंट की जो रेंज है उसका ब्रेकआउट तो इवेंचुअली ऊपर आना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग थोड़ी बाकी है एंड जो हिसाब से निफ्टी रिकवर हुआ है आज मुझे ऐसा लगता है कि ये भी थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हैं अपने गेन्स। बट देन बैंक निफ्टी 36,900 के लेवल्स निकालता है दीप, then I think it is heading towards the levels of almost 37,600। तो 37,600 तक के लिए भी लेवल्स वहां से और 700 पॉइंट की तेजी देखने मिलेगी। तो रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू मुझे ऐसा लग रहा है 36,900 का कॉल में एक अच्छा ट्रेड बन रहा है। तो अच्छा ट्रेड बनते हुए दिख रहा है। बैंक निफ्टी पर जय का है भरोसा और नितिन जी हमारे बाकी सारे एक्सपर्ट्स भी इसके बारे में यही कह रहे थे कि बैंक्स पर रखिए नजर। दिग्गज बैंक्स का आपके लिए पार्टिसिपेशन भी बनते हुए दिख रहा है। 36,600 के ऊपर बैंक निफ्टी है, थोड़ा ऊपर से हल्का हुआ बट वापस आपके खरीदारी के मौके बाजार में आते हुए दिख रहे हैं। तो यहां पर खरीदारी करके चलें। जय जरा एक बार कॉल फिर से रिपीट करेंगे। 36,600 आपने बोला या 36,900 बोला, एक बार जरा क्लैरिफाई कर देंगे। 36,900 के स्ट्राइक का दीप आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन है। 36,900 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदना है। ये आपको खरीदना है करीब मैंने दिया 172 के आसपास। 52 का एक स्टॉप लॉस रहेगा एंड टारगेट जो रहेंगे लगभग 335 और 406 335 406 ये टारगेट्स के लिए खरीदना है। ऐसा ये बदलाव कैसे आया? इसलिए मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया क्योंकि यूजुअली आप इन द मनी कॉल्स ही देते हैं बट ये तो आप 300 पॉइंट ऊपर की 36,900 की कॉल दे रहे हैं। जी दीपांशु इसका मेन रीजन ये है कि वोलेटिलिटी काफी है मार्केट में एंड बैंक निफ्टी फिर से वो लेवल पर आ चुका है जो लेवल्स वो निकाल नहीं पा रहा है। तो यहां से अगर इन द मनी ऑप्शंस हमने लिए तो जनरली अगर वो नहीं हुआ 36,900 के ऊपर नहीं गया तो वहां से रिस्क बढ़ जाता है डाउनसाइड का, और डाउनसाइड रिस्क कम करने के लिए 36,900 का कॉल चूज किया। ओके, तो 36,900 का कॉल जय की तरफ से आ रहा है, देखते हैं। बट कॉन्फिडेंस जरूर है कि यहां से बाजार और आपको एक्शन पकड़ते हुए दिख सकता है। आइए चलते हैं सुमित जी के पास। बिगुल सुमित के सुपरहिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु छोटा प्राइस का बैंकिंग स्टॉक रडार पे आया है। स्टॉक का भाव चल रहा है 46 रुपए 70 पैसे। स्टॉक के अंदर कल का हाई ब्रेक हुआ है। स्टॉक का नाम है यूनियन बैंक। यूनियन बैंक के अंदर कल का हाई ब्रेक हुआ है। ये स्टॉक अब यहां से एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ दिखाना चाहिए। यूनियन बैंक के अंदर यहां पे सीएमपी पे खरीदारी करें। 44 रुपए का नीचे में स्टॉक के अंदर स्टॉप लॉस लगाए। स्टॉक के अंदर ऊपर में जो पहला टारगेट बनेगा वो 50 रुपए का बनेगा, जो कि मेरे को लगता है बहुत जल्दी और बहुत शॉर्ट टर्म में हमें 50 रुपए के लेवल यूनियन बैंक के अंदर देखने को मिल सकते हैं। 50 का लेवल टूटने पे जो नेक्स्ट टारगेट बनेगा वो 54 रुपए तक का बनेगा। यूनियन बैंक के अंदर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहां पे बढ़िया बैठ रहा है। 44 रुपए का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के यूनियन बैंक में खरीदारी करे 50 से 54 के टारगेट्स के लिए, जो कि शॉर्ट टर्म में ही और जल्दी ही देखने को मिलने चाहिए।
तो यह है आपके लिए यूनियन बैंक, जहां पर आपको रखनी है नजर। 50 और 54 के टारगेट्स। मिड कैप बैंक्स में भी अब एक्शन आपको बढ़ते हुए दिख रहा है। पर एक और स्टॉक जहां पर एक्शन अच्छा है, कैश मार्केट के स्टॉक की मैं बात कर रहा हूं, जय ने भी कई बार रेकमेंड करा है, विश्वेश जी के भी रेडार पर रहा है। फिनोलेक्स केबल्स वन वे रैली ही रही है, इसमें थोड़ा थोड़ा बीच में करेक्शन कंसोलिडेशन आता है, बट फिर से अच्छी मूव दिखाता है। विश्वेश जी, आज तो 650 के लेवल पर फिनोलेक्स केबल्स आते हुए दिख रहा है सर। दीपांशु क्वालिटी कंपनी है और मेरे हिसाब से वैल्यूएशन भी रीजनेबल है। करंटली 570 मुझे लगता है कि स्टॉक खरीदना चाहिए अभी भी। 600 तो मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म में हम एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट दीपांशु मुझे लगता है कि स्टॉक जिस हिसाब से कंसोलिडेट कर रहा है, अगर थोड़ा टाइम दिया जाए तो शायद 700 के लेवल भी आ सकते हैं। तो डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। गिरावट आती है और मेरे हिसाब से लास्ट 10-15 दिन में 540 के लेवल तक आता है, तो वहाँ पर खरीदे तो मुझे लगता है थोड़ा सा मार्जिन ऑफ रहेगा। सो इट्स अ गुड बाय एंड होल्ड फॉर नाउ। बिल्कुल बाय एंड होल्ड है फिनोलेक्स केबल्स। जय ने भी इस पर कई बार रिकमेंडेशन दिया आपको और स्टॉक भी अच्छे एक्शन में है। आइए चलते हैं जय के पास। बिल्कुल जय का जैकपॉट। बताएं जय। दीपांशु सेल का 107.50 का कॉल ऑप्शन आप खरीदे, ₹5 के आसपास मिल रहा है, 5.05। यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा ₹3.40 का। फर्स्ट टारगेट जो दीपांशु इसका बनकर आ रहा है वो है 7.70 का एंड सेकंड टारगेट बन रहा है 9.60 का। ₹7.70, ₹9.60, ये दो टारगेट्स के लिए आप स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का 107.5 का कॉल ऑप्शन खरीदे, जो ऑलमोस्ट एट द मनी कॉल ऑप्शन है। दीपांशु बहुत ही बढ़िया यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप आपको होते हुए देखने मिल रहा है। और साथ ही साथ मैं ये कहूंगा, टेक्निकली ये चीज ऑब्जर्व कर रहा हूं मैं कि इसमें एक क्लासिक लीडिंग डायगोनल पैटर्न फॉर्म किया है, जो ऊपर से ओवरऑल गिरावट हमें देखने मिली 152 के लेवल से लेकर ऑलमोस्ट ₹100 तक। क्लियर एक लीडिंग डायगोनल है इसका। दीप अगर मिनिमम 38% रिट्रेसमेंट भी हम करेंगे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 119 तक के लेवल हमें दिखा सकता है सेल, मतलब यहाँ से ऑलमोस्ट ₹9 ऊपर। हमारे टारगेट्स तो कंपेरेटिवली छोटे हैं, पर अगर वो हो जाता है दीप, देन आई थिंक दिस कैन बी वन ऑफ द स्टॉक इन दिसंबर सीरीज लॉन्ग साइड पे मेटल्स है, जो बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स दे सकता है। तो बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स आपको आते हुए दिख सकते हैं। सेल 107.5, 107.5, इसका कॉल आपको खरीदना है, ₹5 में आपको मिलेगा। 7.5 और 9.5 के टारगेट्स के लिए आप यहां पर खरीदारी करके चल सकते हैं। सुमित जी के भी रेडार पर रहा है सेल, नजर रखिएगा इस काउंटर पर। कुछ और काउंटर्स जहां पर आपको मूवमेंट आते हुए दिख रहा है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ये भी एक और स्टॉक है जो मूव करने के लिए तैयार दिख रहा है इस समय। नितिन जी ट्रैक करते हैं सर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, 50 के लेवल यूजुअली क्रॉस करने में इसको थोड़ा स्ट्रगल आता है, बट आज अच्छे मोमेंटम में है। कोई राय सर शॉर्ट टर्म टारगेट्स? ये भी बिल्कुल एकदम सपोर्ट से बाउंस हो रहा है और बाकी बैंकिंग के जैसे इसमें मोमेंटम है, तो ये एक बाउंस तो आना चाहिए और 54 तक का बाउंस आ सकता है। और स्टॉप लॉस इसमें 50 का बनता है। इसमें कॉल ऑप्शन भी लेके ट्रेड कर सकते हैं, लॉट साइज काफी बड़े हैं, तो फ्यूचर्स की बजाय आप कॉल ऑप्शन लेके ट्रेड कर सकते हैं। बट ऐसा लग रहा है कि एक बार 53 से 54 तक की रेंज में स्टॉक को एक शॉर्ट टर्म बाउंस इसको मिलना चाहिए। बिल्कुल, तो यहां से और बढ़िया तेजी बन सकती है, करीब 10% का अपमूव आपको इसमें एक्सपेक्ट करके चलना चाहिए। एमजीएल महानगर गैस, वागले साहब, इस पर भी मूव अभी अभी आती हुई दिख रही है, कोई बीटीएसटी राय बनती है एमजीएल पर सर? दीपांशु बीटीएसटी नहीं, लेकिन पोजिशनली अगर ये 900 के लेवल होल्ड करता है तो ये 930 तक जा सकता है। कल या कल सुबह मूव शायद ना आए, लेकिन 1 से 2 दिन के व्यू से यहाँ से बाउंस बैक होना चाहिए। 900 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो ब्रेक नहीं होगा इतना इजीली। तो 900 का एक अच्छा सपोर्ट है जो ब्रेक नहीं होगा। नजर रखिए महानगर गैस पर। ऑयल एंड गैस और स्पेशली गैस से रिलेटेड स्टॉक्स पर रखिए नजर, क्योंकि गेल में भी एक अच्छा उछाल आपको आते हुए दिख रहा है। 3-3.5% की तेजी गेल के काउंटर में भी आपको आती हुई दिखेगी, तो इस पर रखनी है नजर। एक और काउंटर जहां पर रखनी है नजर, ट्रेंट, इस पर अच्छी खरीदारी अभी अभी आपने आती हुई दिखी है। थोड़ा ऊपर से डिप हुआ था, वापस थोड़ा मोमेंटम में आ रहा है। और केमिकल की स्टॉक्स की भी अगर आप बात करें तो दीपक नाइट्रेट, नवीन फ्लोरिन की हम बात कर ही रहे थे, बट एसआरएफ ये भी एक और काउंटर है जहां पर आपको रखनी चाहिए नजर। इस पर भी एक अच्छी मूव आ रही है। एक राय मिड कैप बैंक्स की अगर बात निकली है तो बंधन बैंक पर भी ले लेते हैं सुमित जी के साथ। सुमित जी, बंधन बैंक का चार्ट देखें, कुछ इंटरेस्टिंग दिख रहा है इस पर। 280 का लेवल, 3% ऊपर। दीपांशु, आज स्टॉक के अंदर रिकवरी तो देखने को मिली है, लेकिन फ्रेश बाइस के अंदर बनेगा जब ऊपर में एक बार 283, 284 का लेवल तोड़ देगा।
284 का लेवल टूटने के बाद स्टॉक के अंदर एक अच्छा मोमेंटम बनेगा और फिर 300 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। फ्रेश खरीदारी कल देखेंगे, एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड रख के चलें। होपफुली जिस तरह से बैंक निफ्टी और बैंकिंग स्टॉक्स में मूव देखने को मिल रहा है, इस बार ही बंधन बैंक 283 284 का लेवल तोड़ देना चाहिए। तो एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड करें, फ्रेश खरीदारी कल देखेंगे। बिल्कुल, एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड करें, फ्रेश खरीदारी कल देखेंगे। बंधन बैंक, इस पर रखिए आप नजर। 24 घंटे में बाजार का मूड माहौल पूरी तरह से बदलते हुए आपको दिखा है। 24 घंटे पहले हमने 300 पॉइंट्स की गिरावट निफ्टी पर देखी थी, आज उससे ज्यादा की रिकवरी निफ्टी आपको दिखाते चुका है। थोड़ा ऊपर से फिर से हल्का हुआ है, बट जितना नुकसान कल आपका हुआ था उतनी लगभग पूरी भरपाई बाजार ने आज आपके लिए कर दी है। मेटल्स और बैंक्स, ये थी आज की सबसे बड़ी थीम्स और यहीं से आया है बाउंस बैक। हिंडाल्को आपका टॉप गेनर है आज निफ्टी पर, 5% से ज्यादा की तेजी इस पर दिखी है। टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, इस पर भी बढ़िया एक्शन दिखा। एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक, एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, इन सभी में आपने बढ़िया खरीदारी आती हुई दिखी है। ऑटो में भी बाउंस बैक था, जहां पर टाटा मोटर्स और हीरो मोटोकॉर्प सबसे आगे आते हुए दिखे। मारुति सुजुकी भी 2% का उछाल दिखा गया। कल की गिरावट में हमने देखा 50 में से 49 निफ्टी के स्टॉक्स लाल निशान में बंद हुए। सिर्फ एक यूपीएल था जहां पर हल्की सी बढ़त थी। आज अगर आप देखेंगे तो 45 निफ्टी के स्टॉक्स आपको पॉजिटिव टेरिटरी में दिखा रहे हैं। जो टॉप लूजर सिप्ला है उसमें सिर्फ और सिर्फ आधे % की गिरावट। तो ये आपको स्ट्रेंथ दिखाता है आज के बाउंस बैक की। जितनी कल खराब ब्रेथ थी उतनी ही आज मजबूत बाजार की ब्रेथ आपको आती हुई दिख रही है। वायदा कारोबार की तरफ आइए और यहां पर भी जबरदस्त एक्शन आपने देखा है। नैल्को पर 7.5% ऊपर यह काउंटर था। इसके अलावा डेल्टा कॉप 5.5% ऊपर, सेल 5.5% की तेजी दिखाता हुआ। टोरेंट पावर, टोरेंट फार्मा दोनों में 5% का उछाल। इंडियन होटल्स और पीवीआर जबरदस्त रिबाउंड इन दोनों काउंटर्स में कल की बिकवाली के बाद। रियल एस्टेट काउंटर्स भी फोकस में थे, जहां पर डीएलएफ और गोदरेज प्रॉपर्टीज थे सबसे आगे। ओबरॉय रियल्टी में भी थोड़ी खरीदारी बनती हुई देखी। इसके अलावा अशोक लेलैंड अच्छा बाउंस बैक इस पर। मदरसन सुमी खरीदारी दिखाता हुआ। हैवल्स यहां पर भी बढ़िया एक्शन। बाटा इंडिया, आईआरसीटीसी, जेके सीमेंट, टाटा पावर, अपोलो टायर्स, यूनाइटेड स्पिरिट्स और एसबीआई कार्ड्स कुछ और काउंटर्स जहां पर आपने तेजी देखी है। गिरावट थी मेट्रोपोलिस में। महाराष्ट्र में आरटीपीसीआर टेस्ट के दामों में कटौती की गई है। वोडाफोन आइडिया 3 दिनों के जबरदस्त तेजी के बाद आज थोड़ी मुनाफा वसूली। जी एंटरटेनमेंट में थोड़ी मुनाफा वसूली। डॉक्टर लाल, परसिस्टेंट, इप्का और साथ ही पॉलीकैप, यहां पर भी हल्की सी गिरावट आपने आती हुई देखी। कैश मार्केट में भी जबरदस्त एक्शन था। एमएमटीसी हमारी एक्सक्लूसिव खबर के बाद इस स्टॉक में जबरदस्त तेजी आपको आती हुई दिखी। इसके अलावा जमुना ऑटो स्टॉक स्प्लिट पर बोर्ड की बैठक होने वाली है, अच्छा एक्शन उस पर। हिंदुस्तान कॉपर 11% का उछाल इस पर। ला ओपाला 8.5% ऊपर। रेमंड अच्छी खरीदारी दिखाता हुआ। ग्रीन प्लाई, जी टीएनडी यहां पर भी अच्छी खरीदारी। ईआईएच, टाटा कॉफी यहां पर भी बढ़िया एक्शन दिखा आपको। आईडीबीआई बैंक भी एंड में थोड़ी तेजी दिखाते हुए। तो ओवरऑल जबरदस्त एक्शन 17,180 पर प्रोविजनल क्लोज निफ्टी का आते हुए और 36,600 का लेवल बैंक निफ्टी रिक्लेम करते हुए दिखा। जबरदस्त एक्शन आज के बाजार में। जय, एक राय मार्केट पर भी कल मिडवीक एक्शन के लिए भी होंगे तैयार। कल डाउनसाइड के लेवल्स टेस्ट किए थे इंट्राडे बेसिस पर, हालांकि ब्रॉडर रेंज को रिस्पेक्ट कर रहे हैं बाजार अपसाइड डाउनसाइड दोनों पर आज जो गैप कवर किया है कल की बिकवाली का, इसको अगर देखें तो फिर कल के लिए सेटअप कैसा बनता है इंडेक्स पर? एक रिकवरी आज हमें मार्केट में देखने मिल रही है। कल का ऑलमोस्ट पूरा ही जो फॉल था वो रिकवर कर चुका है एंड दैट इज क्वाइट सरप्राइजिंग। बट देन मैं कहूंगा कि अच्छा भी हुआ है कि इतना स्ट्रॉन्ग रिकवरी जो हिसाब से हमें देखने मिली है, तो वो देख के मुझे ऐसा लग रहा है सस्टेन भी हुई है दीपांशु टिल द एंड ऑफ द सेशन। दैट क्लियरली शोज के लोअर लेवल्स पर अब एक अच्छा बेस बन चुका है 16,900 17,000 के रेंज में। सो ये 17,000 के आसपास का जो लेवल है दीपांशु गोइंग फॉरवर्ड कल के ट्रेडिंग सेशन में आई थिंक विल एक्ट एज अ वेरी क्रूशियल सपोर्ट एंड वो होल्ड करना चाहिए। और ऊपर में दीप अब फिर से जगह खुल चुकी है लगभग 17,400 450 के लेवल्स तक, जो भी रिसेंट हमने हाईज देखे थे निफ्टी में। इनफैक्ट एक और चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि दीप निफ्टी में वर्स्ट कम वर्स्ट ये हो सकता है कि अगर ये तेजी जो ये बाउंस बैक अगर वो शॉर्ट लोड भी है तो भी 17,400 500 के लेवल्स टेस्ट होने चाहिए, बिकॉज एक ब्रॉडनिंग ट्रायंगुलर पैटर्न फॉर्म हो रहा है अर्ली चार्ट्स पर निफ्टी में। सो अपर एंड ऑफ द रेंज टेस्ट कर सकता है। और अगर बैंक निफ्टी का सपोर्ट मिला 36,900 के ऊपर, देन आई थिंक और अच्छी तेजी देखने मिलनी चाहिए। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, मैं कहूंगा 36,000 36,300 अब ये एक अच्छा सपोर्ट रेंज है। जो पहले हो चुका था 35,536, आई थिंक वो थोड़ा ऊपर शिफ्ट हुआ है एंड 36,300 हो चुका है। बिल्कुल, तो थोड़ी रेंज ऊपर शिफ्ट हुई है और कल देखते हैं कि आज के इस रिबाउंड में आप और बाजार का एक्शन दे सकते हैं या फिर ऑल्टरनेट डे का बाजार हो गया है, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, बट एक्शन भरपूर आपको बाजार में आते हुए दिखा है।